हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अमेजिंग से सेशन में। हम कर रहे हैं फास्ट ट्रैक टैक्सेशन फॉर सीए इंटरमीडिएट नवंबर 23 और आज इसका 9th लेक्चर लेकर मैं आपके सामने आ गया हूं। हम लोगों ने कल पीजीबीपी स्टार्ट कर दिया था और आज हम लोगों को सेक्शन 36 से पढ़ना है। तो सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर नए हैं, ये मेरे बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसे आप लोग देख सकते हैं। ये मेरा शेड्यूल है नवंबर 2023 के लिए। रोज रात को 9 बजे इसी YouTube चैनल पर आपकी क्लास चलती है। मई 2024 के लिए 24 अगस्त से अनअकैडमी प्लस पर एकाग्रता बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मेरी क्लास चला करेगी दोपहर को 12 बजे। इनकम टैक्स में पढ़ाऊंगा मंडे टू सैटरडे और इनडायरेक्ट टैक्स की क्लास मेरी चला करेगी 2:30 बजे। ठीक है, तो मेरी क्लास 12 से 1:30 चलेगी, फिर 2:30 से 4 चलेगी। 12 से 1:30 में इनकम टैक्स पढ़ाऊंगा और 2:30 से 4 में जीएसटी पढ़ाऊंगा। तो ये आप अनअकैडमी प्लस का एकाग्रता बैच ज्वाइन करके कर सकते हो। और अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन लेते हो एंड इफ यू यूज माय कोड निश10 तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, आजकल 20% का डिस्काउंट चल रहा है, तो आप लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हो। मई 23 वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी सेशन लिया था जो कि आपके लिए यानी नवंबर 23 वाले स्टूडेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल है। उस सेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग उसको प्लीज देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट और नोट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोट्स वाले लिंक के अंदर आपको शेड्यूल नाम की एक एक्सेल शीट भी दिखाई देगी। उस पर जब आप लोग जाओगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। आपको आगे का मेरा पूरा टेंटेटिव प्लान मिल जाएगा, तो आप उसको देख सकते हो। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए मेरी टैक्स की बुक बहुत जल्दी आ जाएगी। आई नो थोड़ा सा डिले हो गया, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू परफेक्ट द बुक अ लिटिल बिट। तो कुछ दिन और लगेंगे और लेकिन वो किताब आ जाएगी। जब आ जाएगी तो फिर मैं नोट्स वाले सेक्शन में ही उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है, इंडिविजुअल टैक्स कोर्सेज अब आप परचेज कर सकते हो नवंबर 23 के लिए मेरे। तो वो डीटी का, आईडीटी का या कॉम्बो, जैसे भी आपकी श्रद्धा इच्छा हो, जो भी आपका लेने का मन हो आप वो ले सकते हो, जिसकी भी आपको जरूरत हो। ठीक है, तो इफ यू वांट टू परचेज ओनली इनकम टैक्स दैट यू कैन आल्सो डू। इफ यू वांट टू परचेज इन डायरेक्ट टैक्स दैट आल्सो यू कैन डू। मैं इस वीडियो के एंड में आपको पूरा वेबसाइट पर ले जाकर दिखा दूंगा कि आप इंडिविजुअल कोर्सेज कैसे परचेज कर सकते हो। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स दिए हैं। एंड इफ यू यूज माई कोड निश10 तो अगेन आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। राइट, एमसीक्यूज से रिलेटेड मैंने सेशंस लिए थे, वो सेशंस मैंने इसी प्लेलिस्ट में ऐड करवा रखे हैं, ये फास्ट ट्रैक वाली प्लेलिस्ट में, तो आप उसको प्लेलिस्ट से देख सकते हो। राइट, मई 2024 ऑनवर्ड्स वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वाले सेशंस रेलेवेंट नहीं है, तो प्लीज आप लोग ये वाले सेशंस मत देखिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये तो पता नहीं क्या ही अपलोड हो गया, चलो एक सेकंड रुको फिर। हाँ जी, तो हम लोगों को स्टार्ट करना है अदर डिडक्शन से, सेक्शन नंबर 36 अदर डिडक्शंस। ठीक है, तो आप देखते हैं बड़े सिंपल से हैं ये। तो इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, तो ऑब्वियसली अगर आपके पास कोई स्टॉक एंड ट्रेड है, उसका आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है, उस इंश्योरेंस का आप प्रीमियम पे कर रहे हो, तो ये बिजनेस का खर्चा हो गया, इसका रिडक्शन आपको डेफिनेटली अलाउ हो जाएगा। ठीक है, कॉमन सेंस है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर एम्प्लॉइज, राइट। तो ये जो याद होगा आपको, परसों हम लोगों ने इनकम फ्रॉम सैलरीज में किया था कि मेडिकल फैसिलिटी में कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अगर एम्प्लॉयर पे करता है तो वो एम्प्लॉई के हाथ में एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, एम्प्लॉई के हाथ में एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन यहां पर हम लोग क्या बात करें, यहां पर हम लोग बात करें कि क्या एम्प्लॉयर के हाथ में उसका रिडक्शन अलाउड है क्या, क्योंकि उसके लिए तो खर्चा हो गया, एम्प्लॉयर के लिए खर्चा हो गया, तो क्या एम्प्लॉयर के हाथ में इसका रिडक्शन अलाउड है? तो द आंसर इज यस। लेकिन अगर वो अदर दैन कैश, किसी भी मोड अदर दैन कैश से जमा किया है, तभी उसका डिडक्शन आपको अलाउ होगा। बोनस एंड कमीशन टू एम्प्लॉइज, तो एज पर सेक्शन 43B इट इज अलाउड ओनली इफ इट इज पेड अप टू द डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। राइट, तो रिटर्न फाइलिंग की डेट क्या होती है मैं आपको फटाफट से बता देता हूं। वैसे तो हम लोग रिटर्न फाइलिंग वाले जब चैप्टर करेंगे तब आपको और क्लैरिटी से आएगा, मैं फिर भी आपको बता देता हूं। तो दो टाइप के असेसीज होते हैं, एक असेसीज होते हैं जिनको ऑडिट कराने की जरूरत पड़ती है, एक दूसरे असेसीज होते हैं जिनको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं पड़ती। किन असेसीज को ऑडिट कराना पड़ता है, किनको नहीं कराना पड़ता, वो हम लोग आज ही की क्लास में इसी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, कि कौन कौन से असेसीज ऐसे हैं जिनको ऑडिट कराने की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से असेसीज ऐसे हैं जिनको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो असेसीज जिनको ऑडिट कराने की जरूरत पड़ती है, वो जिनको ऑडिट कराने की जरूरत पड़ती है, उनके लिए ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग है 31 अक्टूबर। ठीक है, यानी प्रीवियस ईयर 22-23 का ये जो रिटर्न है ये लोग कब फाइल करेंगे, बिफोर ऑन और बिफोर 31 अक्टूबर 2023। राइट, और वो वाले लोग जिनको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट, उनके लिए ड्यू डेट क्या है, उनके लिए ड्यू डेट है 31 जुलाई 2023। ठीक है, तो जैसे टुडे इज 9th ऑफ अगस्त, ठीक है, टुडे इज 9th अगस्त 2023, तो जो लोग प्रीवियस ईयर 22-23 में जिनकी लिमिट ऐसी थी कि उनको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, वो अभी 9 दिन पहले उनके लिए ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग लास्ट डेट थी। राइट, 31 जुलाई 2023। और जिन लोगों का ऑडिट है प्रीवियस ईयर 22-23 में, जिन लोगों को ऑडिट कराने की जरूरत पड़ी होगी टर्नओवर के हिसाब से, उनके लिए ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग हो जाएगी 31 अक्टूबर 2023।
ठीक है। तो यहां पर ये बोला गया है कि अगर आपने एम्प्लॉइज को बोनस या कमीशन दिया तो क्या आप उसका डिडक्शन पीएनएल में डेबिट करके क्लेम कर सकते हो? तो द आंसर इज यस, लेकिन वो आपको एक्चुअली पे कर देना चाहिए। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि पीएनएल में डेबिट करके छोड़ दिया, यू शुड एक्चुअली हैव पेड दैट बोनस और कमीशन टू द एम्प्लॉइज ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। ठीक है। इंप्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। कौन कौन से इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अलाउड है, कहां का अलाउड नहीं है? तो देखो, अगर इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में हो रहा है, या रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में हो रहा है, या अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड में हो रहा है, या अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड में हो रहा है, या किसी भी और फंड में हो रहा है एज पर लॉ, तो वो अलाउड है। बाकी अगर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, अनअप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड में, या अनअप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड में पैसा जमा किया जा रहा है, इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, तो वो अलाउड नहीं है। ठीक है। एज पर सेक्शन 43B इट इज अलाउड ओनली इफ इट इज पेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। तो इवन ये जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी है, इसका भी रिडक्शन आपको तभी मिलेगा अगर आपने इसको ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तक जमा कर दिया है तो। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम अंडर सेक्शन 80CCD, जो कि न्यू पेंशन स्कीम है, नेशनल पेंशन स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम है, इसका डिडक्शन अलाउड होता है। लोअर ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, या तो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन, या तो 10% ऑफ द सैलरी। सैलरी में क्या आता है? बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स। यहां पर कोई कमीशन और टर्नओवर वाली चीज नहीं है, सिंपली बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स। और इसका भी रिडक्शन आपको तभी मिलता है अगर आपने इसको ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग से पहले पहले एक्चुअली पे अप कर दिया है। अब मैं आपको ये बता देता हूं, तो सरकार की एक नई स्कीम आई है 80CCD वाली, जिसको न्यू पेंशन स्कीम कहते हैं, राइट। इसमें क्या होता है कि जैसे गवर्नमेंट जॉब्स पर पहले तो पेंशन मिलती थी, रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती थी, लेकिन उसके बाद अभी 2004 वार से, या 2004 से पेंशन मिलनी बंद हो गई है। लेकिन उसके लिए सरकार ने कि 80CCD वाला सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है। इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉइज की सैलरी में से हर महीने कुछ पैसा कट के एक फंड में जाता रहेगा, और उस फंड पे इंटरेस्ट मिलता रहेगा, उस फंड में पैसा ग्रो करता रहेगा। उसके बाद जब एम्प्लॉय रिटायर हो जाएगा तो उसी फंड से पैसा उसको मिलता रहेगा एज पेंशन, राइट। तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए कंपलसरी होता है, लेकिन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज भी इसका बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं, राइट। तो इसमें कितने परसेंट का रिडक्शन मिल जाएगा? एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया, अब एम्प्लॉयर को कितने परसेंट का रिडक्शन मिल जाएगा? एम्प्लॉयर को मिलेगा लोअर ऑफ या तो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन या फिर 10% ऑफ सैलरी। और यहां पर सैलरी में क्या आएगा? बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स। ठीक है। और ये भी, इसका भी रिडक्शन एम्प्लॉयर को तभी मिलेगा अगर इसने ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग से पहले पहले ये पैसा पे कर दिया है तो। नेक्स्ट, any sum received by employer from employee as contribution to provident fund, superannuation, employee state insurance has to be deposited by the employer up to the due date of such fund, otherwise it will be treated as PGBP income of the employer, राइट। और प्रोविडेंट फंड की जो ड्यू डेट है वो अगले महीने की 15 तारीख है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जिस भी महीने एम्प्लॉई का जो कंट्रीब्यूशन है, अब क्या होता है कि एम्प्लॉई को कंट्रीब्यूट करना होता है प्रोविडेंट फंड में। एम्प्लॉई क्या कहता है? एम्प्लॉयर के पास जाके कहता है कि सर मैं कहीं जाऊंगा इधर उधर, आपकी तो पहचान भी है, आप तो भेजोगे ही, तो आप ना मेरी सैलरी का इतना हिस्सा ले लो, राइट, मेरी सैलरी का इतना हिस्सा ले लो, आप प्लीज जमा करवा देना। अब अगर एम्प्लॉयर ने उसको अगले महीने की 15 तारीख तक जमा नहीं करवाया तो एम्प्लॉयर की वो इनकम मान ली जाएगी। क्यों इनकम मान ली जाएगी? जाहिर सी बात है, जब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को सैलरी पे की होगी तो सैलरी अकाउंट डेबिट हुआ होगा, मतलब पीएनएल हिट हुआ होगा, और अगर पीएनएल हिट हुआ है तो उतने पैसे का रिडक्शन क्लेम किया। अब अगर उसमें से थोड़ा सा पैसा एम्प्लॉयर को वापस मिल गया और एम्प्लॉयर ने उसको जमा नहीं किया तो ये ऑब्वियसली एम्प्लॉयर की इनकम मान ली जाएगी। एनिमल्स यूज इन बिजनेस अदर दैन स्टॉक एंड ट्रेड, तो जानवरों का क्या होता है? तो डिडक्शन इज अलाउड इन द ईयर इन विच सच एनिमल डाइज और बिकम्स परमानेंटली यूजलेस। और कितना डिडक्शन मिलता है? कॉस्ट ऑफ एनिमल माइनस स्क्रैप वैल्यू। ठीक है। तो स्क्रैप वैल्यू वही हो गया, कॉस्ट ऑफ एनिमल कितना, जितने में आपने वो जानवर खरीदा, और स्क्रैप वैल्यू क्या है? जितने में उसका कार्कस बिका, राइट। तो जितना भी पैसा हुआ, जितने में उसका कार्कस नहीं, मतलब जो भी डिफरेंस हुआ वो आपका बेसिकली खर्च हुआ, तो उसका आप डिडक्शन ले लो। बैड डेट्स के बारे में बात करते हैं। तो बैड डेट्स में अगर आपकी एक्चुअल बैड डेट्स हैं जो कि सेल्स से रिलेटेड है तब तो अलाउड है, लेकिन अगर लोन से रिलेटेड है तो वो अलाउड नहीं है। लेकिन इसमें ऑफ कोर्स एक एक्सेप्शन है, वो है मनी लेंडिंग बिजनेस का, क्योंकि मनी लेंडिंग बिजनेस में जो लोन देना है वही उसके ऑपरेशनल एक्टिविटी हो जाती है, राइट। तो बैड डेट्स में हम देखते हैं कि अगर एक्चुअल बैड डेट्स है तब तो पूरा का पूरा खर्चा अलाउड है, चाहे वो रिलेटेड टू सेल्स हो चाहे वो रिलेटेड टू लोन हो। एक सॉरी, चाहे वो पूरा का पूरा नहीं, रिलेटेड टू सेल्स ही अलाउड है, रिलेटेड टू लोन अगर है तो वो अलाउड नहीं है। मतलब ऐसे तो फिर बड़ा सही हो जाएगा ना, आप लोन लेते रहो और लोन लेकर उसका इंटरेस्ट मत पे करो, उसका इंटरेस्ट मत पे करो, या नहीं, लोन देते रहो, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं मैं, कि आप लोन देते रहो और दिखा दो कि उसका इंटरेस्ट तो हमें मिला नहीं, और फिर आप बैड डेट्स क्लेम करते रहो, आपका टैक्स बचता रहेगा। तो सरकार ने कहा ये नॉनसेंस नहीं चलेगी। इंटरेस्ट ऑन लोन पर अगर आपको लोन से रिलेटेड कुछ बैड डेट है तो फिर वो आपकी अलाउड नहीं होगी, राइट।
प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कभी भी अलाउड नहीं होते। अब यहां पर सरकार नहीं, इंस्टीट्यूट, यहां पर इंस्टीट्यूट खेलने की कोशिश करता है। इंस्टीट्यूट कैसे खेलता है? इंस्टीट्यूट आपको बताएगा कि ये प्रोविजन ना एक्चुरियल वैल्यूएशन के हिसाब से किया गया, ये प्रोविजन हमने ऐसे साइंटिफिक बेसिस पर किया गया, लेकिन कोई भी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आपको अलाउड नहीं होगा, इतनी बात याद रखना, ठीक है। Note, there's no need to prove that the debt has become bad. For claiming bad debts, assessee should write off debtors. ठीक है, bad debts claim करने के लिए आपको debtors को write off करना पड़ेगा, मतलब आपको ये वाली एंट्री पास करनी पड़ेगी, bad debt account debit to debtors, आपको ये वाली एंट्री पास करनी पड़ेगी, तभी तो डेटर राइट ऑफ होगा। पता लगा आप पीएनएल में बैड डेट क्लेम किए जा रहे हो और डेटर भी आपका बैलेंस शीट में दिख रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब सेक्शन 41(4) क्या कह रहा है? अगर आपने कोई बैड डेट का क्लेम लिया था पिछले किसी साल में और उस बैड डेट की रिकवरी हो जाती है, तो वो वाली बैड डेट जो रिकवर हो गई वो आपकी इनकम मान ली जाएगी, ठीक है। किसी एक ऐसी बैड डेट का की आपको रिकवरी हो जाती है जो आपको पिछले किसी भी साल में ऐसे डिडक्शन अलाउड हो गई थी, तो वो इस साल रिकवरी हो जाएगी। लेकिन अगर मान लो पिछले साल उसका डिडक्शन अलाउ नहीं किया था, तो क्या इस साल फिर से उसको इनकम मान लेंगे? नहीं मानेंगे, सिंपल, ठीक। In the previous year 2017-18, bad debts were 2 lakh rupees. The assessing officer allowed deduction of 1,20,000 rupees and disallowed 80,000 rupees. ठीक है, तो 1,20,000 rupees का डिडक्शन मिल गया था, 80,000 का डिडक्शन नहीं मिल पाया था। 1,50,000 rupees were recovered in the previous year 22-23. How much amount will be taxable in the previous year 22-23? ठीक है, टोटल 2 लाख रुपीस की बैड डेट्स थी, ठीक है, टोटल 2 लाख रुपीस की बैड डेट्स थी, 120 का डिडक्शन मिल गया था, 120 का डिडक्शन मिल गया था और 80 का डिडक्शन नहीं मिला था। 80 का डिडक्शन नहीं मिला था मतलब क्या? 80 टैक्सेबल था पिछले साल में। अब इस साल 150 आपको रिकवर हो रहा है, तो कायदे से पूरा 150 आपके लिए टैक्सेबल होना चाहिए, पर भाई 80 पे तो तुम पहले ही टैक्स ले चुके हो ना, तो 150 में से 80 माइनस कर दोगे और सिर्फ 70,000 इस साल की टैक्सेबल इनकम तुम्हारी हो जाएगी, ठीक है। अदर डिडक्शंस में फिर हमारे पास आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। अब देखो, अगर लोन आपने अपने बिजनेस पर्पस के लिए लिया था या प्रोफेशनल पर्पस के लिए लिया था, तो आपका वो अलाउड हो जाएगा, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन आपको अलाउड हो जाएगा। लेकिन अगर लोन आपने पर्सनल पर्पस के लिए लिया था, तो इंटरेस्ट ऑन लोन बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा। फिर बात आती है डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड्स। इट इज अलाउड एज रिडक्शन ऑन प्रो राटा बेसिस ओवर द लाइफ ऑफ द बॉन्ड कैलेंडर मंथ। अब इसमें क्या हो गया? अगर कोई कैलेंडर मंथ में पार्ट इज 15 डेज और मोर, देन द कैलेंडर मंथ शैल बी कंसिडर्ड, एंड इफ सच पार्ट इज लेस देन 15 डेज इट शैल बी इग्नोर्ड, ठीक है। डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है, पहले तो इस बात को समझो। तो जीरो कूपन बॉन्ड्स करते क्या है? जीरो कूपन बॉन्ड्स एक्चुअली अपनी फेस वैल्यू से कम पर बिकते हैं और मेच्योरिटी होती है एकदम फेस वैल्यू पर। जीरो कूपन बॉन्ड्स का कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन जो डिस्काउंट होता है, मतलब आपने 100 रुपए का बॉन्ड आपको मिल गया सपोज 70 रुपए में, तो आपको 30 रुपए के डिस्काउंट पर मिल गया वो, ठीक है। 100 रुपए का बॉन्ड अगर आपको 70 रुपीज में मिल गया, तो मतलब आपको 30 रुपीज के डिस्काउंट पर मिल गया। ये तो पॉइंट ऑफ व्यू हो गया आपका। अब इश्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, सपोज मैंने इशू किया, तो अब मैंने अगर 100 रुपीज का बॉन्ड 70 रुपीज में इशू किया, मतलब 30 रुपीज का मैंने डिस्काउंट दिया आपको, तो उस डिस्काउंट को मुझे अपने पीएनएल में डेबिट करना चाहिए, राइट। वो कितना डिस्काउंट डेबिट होगा उसके बारे में यहां पर चर्चा चल रही है, ठीक है। तो यहां पर बोला जा रहा है कि जितना भी डिस्काउंट होगा वो 10 ईयर ऑफ द बॉन्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 1000 जीरो कूपन बॉन्ड्स इशू किए 80 रुपीज पर बॉन्ड पर ऑन 7 नवंबर 2022, फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज 100 रुपीज। तो अभी 20 रुपीज पर बॉन्ड, 20 रुपीज पर बॉन्ड, ये आपका डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ बॉन्ड, राइट। 20 रुपीज पर बॉन्ड। अभी यहां पर क्या आ गया? 20 इंटू 1 लाख, यानी 20 लाख रुपीज का डिस्काउंट आ गया ऑन इशू ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। 20 लाख रुपीज का डिस्काउंट आ गया ऑन इशू ऑफ बॉन्ड्स, ठीक। अब देखो ये इसकी मैच्योरिटी क्या है? दिस इज रिडीमेबल आफ्टर 12 मंथ्स, दिस इज रिडीमेबल आफ्टर 12 मंथ्स, मतलब 7 नवंबर से लेकर 6 नवंबर 2023 तक इसकी मैच्योरिटी रहेगी, ठीक है। 7 नवंबर 2022 से 6 नवंबर 2023, राइट। अब आप इधर देखो टोटल कितने महीने हो गए? 7 नवंबर, तो मतलब नवंबर में, या ये वाला जो नवंबर 2022 है, इसमें तो 15 डेज से ज्यादा के लिए आपने होल्ड करके रखा हुआ है, तो दिस एंटायर बॉन्ड विल बी, एंटायर नवंबर विल बी कंसिडर्ड। तो 1 दिसंबर, तो नवंबर हो गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। क्या नवंबर 2023 को भी कंसिडर किया जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि नवंबर 2023 में दिस बॉन्ड हैज बीन इशूड ओनली फॉर 6 डेज, ठीक है, 15 डेज से कम है, तो इसको नवंबर 23 को कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये कितना आ जाता है? 9, 10, 11, 12 महीनों के लिए ये हुआ है। मतलब ये जो 20 लाख रुपीस का खर्चा है,
ये जो 20 लाख रुपीस का खर्चा है हर महीने, ये कितना होगा 20 लाख रुपीस डिवाइडेड बाय 12, तो हर महीने 1,66,667 का आपको रिडक्शन मिल जाएगा। अब आपने नवंबर 2022 में किया तो 22 में नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने का आपको अलाउ हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्काउंट अलाउड कितना हो जाएगा प्रीवियस ईयर 22-23 में, दिस पर मंथ डिस्काउंट अलाउड इनटू 5 यानी 8,33,333 रुपीस का डिस्काउंट आपको अलाउ हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो। अगर उपरोक्त एग्जाम्पल में कंपनी ने बॉन्ड 16 नवंबर 2022 को इशू किया होता तो नवंबर 22 में कितने दिन हो गए, 16 से लेकर 30 यानी 15 दिन, तो नवंबर 22 तो काउंट होगा। और इसकी मैच्योरिटी कब होगी, इसकी मैच्योरिटी होगी 15 नवंबर 2023, मतलब नवंबर 23 भी काउंट होगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड कितने टाइम के लिए इशूड रहा, 13 मंथ्स के लिए इशूड हो जाएगा। नवंबर 2022, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। नवंबर 2023 भी कंसिडर किया जाएगा क्योंकि नवंबर 2023 में भी 15 दिन के लिए ये बॉन्ड इशूड था। तो द एंटायर अमाउंट ऑफ 20 लाख रुपीस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय 13। ठीक है, 13 से डिवाइड करेंगे तो हर महीने 1,53,846 रुपीस का आपको डिडक्शन मिलेगा। आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल डिडक्शन इन प्रीवियस ईयर 22-23 विल बी 7,69,231। ठीक है, आई होप ये वाली बात आप सबको समझ में आ रही है। आगे देखते हैं फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर। तो फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर का डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ कंपनीज को मिलता है। ये फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर होता क्या है, तो बेसिकली कंपनीज में कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स होती हैं और वहां पर जो ट्रेनर्स आते हैं वो आके आपको बताते हैं कि देखो फैमिली कैसे प्लान करनी चाहिए, कितने बच्चे करने चाहिए वगैरह वगैरह। ठीक है, तो फैमिली प्लानिंग के लिए जो कंपनी एक्सपेंडिचर इनकर करती है उसको डिडक्शन मिलता है। तो अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो 100% डिडक्शन मिल जाएगा, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में डिडक्शन मिलेगा। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एंड कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स का रिडक्शन सिर्फ उन्हीं कंपनीज को मिलता है जो कि शेयर्स के बिजनेस में एंगेज्ड हैं, जैसे जीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो वगैरह। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सेक्शन नंबर 37 रेजिड्यूअरी एक्सपेंसेस, 36 तक हो गया। तो कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो कि ऊपर कवर्ड नहीं है 30 to 36 वो 37 में अलाउड हो जाएगा इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। तो एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी ऑफ द नेचर डिस्क्राइब्ड इन सेक्शंस 30 to 36। ऑब्वियसली अगर 30 to 36 में मेंशन होने वाले एक्सपेंडिचर्स हैं तब तो वो 30 to 36 में से किसी एक सेक्शन में अलाउड होंगे ना, सेक्शन 37 में तो अलाउड होंगे भी नहीं। It should have been incurred by the SSC in the accounting year, तो उसी accounting year में incur हो जाना चाहिए। It should be in respect of business carried on by the SSC, the profits of which are being computed and assessed, right? तो ये उस बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए खर्चा जिसके प्रॉफिट्स को आप कंप्यूट करके असेस करने की बात कर रहे हो। It must have incurred after the business was set up, तो बिजनेस के सेटअप के बाद ही होना चाहिए। It should not be in the nature of any personal expenses of the SSC. It should not have laid down It should not have been laid down or expended wholly and exclusively for it should have been laid out or expended wholly and exclusively for the purpose of such business। तो वो पूरा का पूरा बिजनेस के लिए खर्च होना चाहिए। It should not be in the nature of capital expenditure, ठीक है, क्योंकि वो तो कॉस्ट में जाएगा। The expenditure should not have been incurred by the SSC for any purpose which is an offense or prohibited by law। ठीक है, तो ऑफेंस या प्रोहिबिटेड बाय लॉ है तो उसके लिए आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल सैलरी, तो सैलरी टू एम्प्लॉइज अलाउड है, सैलरी टू वर्किंग पार्टनर अलाउड है, सैलरी टू स्लीपिंग पार्टनर अलाउड नहीं है। इंटरेस्ट टू स्लीपिंग पार्टनर अलाउड हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट क्यों अलाउड हो जाएगा, क्योंकि जो स्लीपिंग पार्टनर है वो भी पैसा तो दे ही रहा है ना, उसका पैसा आप इस्तेमाल तो कर ही रहे हो, तो उसको जो इंटरेस्ट दे रहे हो वो अलाउड हो जाएगा। लेकिन सैलरी क्यों दे रहे हो भाई सोते हुए पार्टनर को, वो अलाउड नहीं है। सैलरी टू डायरेक्टर्स अलाउड है। ठीक, लीव सैलरी अलाउड है, लेकिन एज पर सेक्शन 43B इट इज अलाउड ओनली इफ इट इज एक्चुअली पेड अप टू द डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। एडवर्टीजमेंट अलाउड है इफ एडवर्टीजमेंट इज डन इन न्यूज़पेपर, पैम्फलेट, ब्रोशर और एनी अदर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी देन इट इज नॉट अलाउड। ठीक है, ये आपका तब अलाउड नहीं हो जाता है। उसके बाद हम टैक्सेस के बारे में बात करते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स में कुछ भी अलाउड नहीं है। डायरेक्ट टैक्स में ना तो टैक्स अलाउड है, ना तो इंटरेस्ट अलाउड है, ना फीस, ना पेनल्टी। इनडायरेक्ट टैक्स में देखो टैक्सेस अलाउड, लेकिन वो 43B के अंदर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तक पे हो जाने चाहिए। इंटरेस्ट अलाउड, लेकिन वो 43B के अंदर 43B के हिसाब से ड्यू डेट के अंदर अंदर पे हो जाने चाहिए। फीस अलाउड है, लेकिन पेनल्टी अलाउड नहीं है।
ठीक है। दो प्रकार की पेनल्टीज आपके पास होती हैं। एक होती है पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ लॉ, मतलब आपने किसी कानून का उल्लंघन किया तो उसकी पेनल्टी आपको अलाउड नहीं होती है एज डिडक्शन। और दूसरी होती है पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी आपकी कोई किसी कॉन्ट्रैक्ट में कोई चीज नहीं बन पाई है, कुछ भी हो गया तो वो चीज आपकी अलाउ हो जाती है। दिवाली पूजा का एक्सपेंडिचर या नए ऑफिस खोलने का एक्सपेंडिचर अलाउ हो जाता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंडिचर नॉट अलाउड, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अलाउड नहीं होता है। प्रीमियम फॉर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी अलाउड है। गिफ्ट टू एम्प्लॉइज और कस्टमर्स अलाउड है। फ्री सैंपल्स और फ्रीबीज प्रोवाइडेड बाय फार्मा कंपनीज टू डॉक्टर्स, दिस इज नॉट अलाउड। जो फार्मा कंपनीज फ्री सैंपल्स देती हैं या फ्री की चीजें देती हैं उसका डिडक्शन फार्मेसी कंपनीज को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर्स के मेडिकल कोड ऑफ एथिक्स के खिलाफ है, और अगर वो डॉक्टर्स के मेडिकल कोड ऑफ एथिक्स के खिलाफ है कि डॉक्टर्स भी ये सब एक्सेप्ट करेंगे, तो जो कंपनीज ये सब देती भी हैं उनको भी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर के नाम पर कोई खर्चा अलाउड नहीं होता है। Other expenses such as telephone expenses, printing and stationery, electricity, audit fees, sundry expenses are allowed if they are paid for the purpose of business or profession. तो अगर आपने बिजनेस के लिए पेमेंट किया है तो फिर ये सब आपको अलाउ हो जाएगा। ठीक है, यहां तक तो हम बात कर रहे थे कौन कौन से खर्चे आपके अलाउड हैं, किस एक्सटेंट तक अलाउड है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो सेक्शन 30 से लेकर सेक्शन 37 तक हमने इसी के बारे में बात की। ठीक है, सेक्शन 30 में भी हम लोगों ने इन्हीं चीजों के बारे में बात की थी। सेक्शन 31 में भी कुछ ऐसे ही था। सेक्शन 30 और 31 वो बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी वाला था ना, रेंट, रेट, इंश्योरेंस, रिपेयर्स वगैरह वगैरह। सेक्शन 32 आपका वो हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। उसके बाद 33, 34, 35, 35 एडी और 36 और 37 ये सारे हम लोगों ने कर लिया, राइट। सेक्शन 40 पर आओ, इन एडमिसिबल डिडक्शंस। सेक्शन 40 क्या हो गया? सेक्शन 40 हो गया इन एडमिसिबल डिडक्शंस, मतलब ये वाले खर्चे आपको अलाउ नहीं होंगे। आओ देखते हैं। सबसे पहला सेक्शन 40A1, पेमेंट मेड टू अ नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी। तो इसमें देखो, अमाउंट पेड या क्रेडिटेड टू अ नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी शैल बी डिसअलाउड 100%। तो अगर आपने किसी नॉन रेजिडेंट को या फॉरेन कंपनी को पेमेंट किया तो 100% डिसअलाउड हो जाएगा अगर आपने उसका टीडीएस नहीं काटा या टीडीएस काटने के बाद आपने सरकार को जमा नहीं किया तो। If TDS is deducted in any subsequent year or deducted in previous year but paid to the government after the due date of such return filing, then such sum shall be allowed in the previous year in which such TDS has been paid to the government. राइट तो अगर या तो आपने टीडीएस काटा ही नहीं, या तो आपने टीडीएस किसी बाद के साल में काटा और उसके बाद किसी और साल में आपने जमा करवाया, तो जिस साल में आपने जमा करवाया उस साल का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है पेमेंट मेड टू रेजिडेंट। अगर आप किसी रेजिडेंट को पेमेंट करते हो बिना टीडीएस काटे तो 30% का डिसअलाउंस होता है। नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी को पे करते हो तब तो 100% डिसअलाउ, लेकिन अगर किसी रेजिडेंट को देते हो तो फिर 30% का डिसअलाउ होता है। तो अमाउंट पेड या क्रेडिटेड टू रेजिडेंट शैल बी डिसअलाउड 30% इफ TDS is not deducted in any previous year or TDS is deducted but not paid to the government up to the due date of return filing. Note, if TDS is deducted in any subsequent year or deducted in the previous year but paid to the government after the due date of return filing, then such sum shall be allowed in the previous year in which such TDS has been paid to the government. Exceptions हैं ऊपर के दोनों sections में। क्या? अगर any amount is paid या credited and TDS is not deducted but जो payee है, मतलब जिसको आपने पैसा दिया है वो अपना रिटर्न फर्निश करता है, वो उस इनकम को अपनी अकाउंट में करता है, इस इनकम को अपनी टोटल इनकम में इंक्लूड करता है और उस पर टैक्सेस पे कर देता है, और ये जो पेयर है वो इसके इफेक्ट में सीए से एक रिपोर्ट लाकर दे देता है। ठीक है कि भाई ठीक है, मैं टीडीएस काटना भूल गया, मेरे पर डिसअलाउंस तुम कर रहे हो, लेकिन जिसको मैंने पैसा दिया है ना उसने अपनी इनकम में इंक्लूड भी कर लिया है, उसने रिटर्न ऑफ इनकम भी फाइल कर लिया है और उसने इस पर टैक्स भी दे दिया है। ठीक है, तो अभी ये वाला सर्टिफिकेट, ये इसका एक सर्टिफिकेट सीए से लेकर मेरे को असेसिंग ऑफिसर को देना होगा, तो फिर जितना भी अमाउंट डिसअलाउ हुआ था, चाहे वो 30% था चाहे 100% था, वो मुझे अलाउ हो जाएगा। ठीक है, आओ सर ये वाला क्वेश्चन करते हैं। निश 10 लिमिटेड पेड 10 लाख रुपीज टू मिस्टर अंशुल as professional fees on 26th July 2022 without deducting TDS. Mr. Anshul considered professional fee in his total income and he paid taxes on such income. He filed his return of income on 15th November 2023. रिटर्न कब फाइल किया अंशुल सर ने? रिटर्न अंशुल सर ने फाइल किया on 15th November 2023. ठीक है, Nishtin Limited obtained a certificate from CA to the above effect. In this case, 3 lakh rupees shall be disallowed in previous year 22-23 क्योंकि TDS काटने के बाद भी जमा ड्यू डेट पे नहीं किया, and 3 lakh rupees shall be allowed in the previous year 23-24. तो अगले साल अलाउड हो जाएगा, that is the year in which the pay file is return of income. ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग रॉयल्टी
या फीस चार्ज बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो अगर कोई रॉयल्टी या फीस या सर्विस चार्ज एक्सेट्रा इज एक्सक्लूसिवली कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, देन सच एक्सपेंडिचर इज नॉट अलाउड टू स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। नेक्स्ट आपका आता है टीडीएस ऑन सैलरी पेबल आउटसाइड इंडिया और नॉन रेजिडेंट। तो अगर आप किसी को सैलरी पे कर रहे हो जो नॉन रेजिडेंट है या आउटसाइड इंडिया है और आपने टीडीएस नहीं काटा या टीडीएस काट के आपने जमा नहीं किया, तो ये जो सैलरी है ये 100% आपकी डिसअलाउ हो जाएगी। ठीक, इफ टीडीएस इज डिपॉजिटेड लेट इवन बाय 1 day, देन आल्सो सैलरी इज नॉट अलाउड। ठीक है, उसके बाद आता है आपका टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स। तो देखो, इफ एनी टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स ऑफ द एम्प्लॉई इज पेड बाय द एम्प्लॉयर फ्रॉम हिज ओन पॉकेट, देन सच टैक्स इज नॉट अलाउड टू द एम्प्लॉयर। इसके बारे में भी हम लोग बात कर ही चुके हैं। आओ, रिलेटिव को जब आपने पेमेंट दिया तो क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो लेट्स सी, इफ एनी पेमेंट इज मेड टू अ रिलेटिव, then assessing officer can disallow excessive or unreasonable amount। तो assessing officer disallow कर सकता है excessive या unreasonable amount। relatives for different types of persons are given below। इंडिविजुअल के लिए रिलेटिव्स कौन कौन होंगे? स्पाउस, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, लीनियर डिसेंडेंट्स, लीनियर डिसेंडेंट्स। एचयूएफ्स के लिए रिलेटिव्स पार्टनर्स होंगे। फर्म या एलएलपी के लिए पार्टनर्स और उनके रिलेटिव्स होंगे। एओपी बीओआई के लिए उनके रिलेटिव्स होंगे। कंपनी के लिए उनके डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स के रिलेटिव्स होंगे। अब इधर देखो, अगर कोई पर्सन और उसके रिलेटिव्स किसी दूसरे पर्सन या उसके रिलेटिव्स में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होल्ड करते हैं, यानी 20% या उससे ज्यादा की शेयर होल्डिंग या प्रॉफिट शेयरिंग होल्ड करते हैं, तो फिर ये दोनों आपस में रिलेटेड कहलाएंगे। होल्डिंग सब्सिडियरी, इफ अ होल्डिंग कंपनी हैज 2 or more subsidiaries, then those subsidiaries are relatives to each other। एक ही कंपनी है, उसके दो अलग से अलग सब्सिडरीज हैं, दोनों सब्सिडरीज आपस में वो हो जाएंगी, दोनों सब्सिडरीज आपस में रिलेटेड हो जाएंगी। ये देखो 48(3), कैश पेमेंट मोर देन 10,000 रुपीज डिसअलाउड। हमें पता ही है, इफ assessee makes a payment for any expenditure to a single person in a single day for more than 10,000 rupees by any mode other than account pay check, account pay demand draft, electronic clearing system, then such expenditure shall be disallowed। तो ये वाला एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पेमेंट ट्रांसपोर्टर को किया है तो फिर लिमिट आपकी 35,000 है, मतलब 35,000 तक कोई डिसअलाउंस अट्रैक्ट नहीं होगी। If the expenses are claimed as reduction in an earlier previous year on accrual basis, and if such expenses subsequently paid in cash or bearer check, then deduction claimed earlier shall be withdrawn and it will be taxable as PGBP in the year in which such payment is made। तो अगर आपने पहले P&L में डेबिट तो कर दिया, बाद में आपने उसको कैश में पेमेंट कर दिया, तो जितना भी पैसा आपने कैश में पे किया वो डिसअलाउ हो जाएगा। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। पेमेंट टू आरबीआई, एलआईसी, बैंक्स, गवर्नमेंट, इसमें आप ये 10,000 से ज्यादा भी कैश डिपॉजिट कर सकते हो। पेमेंट मेड थ्रू एनईएफटी, आरटीजीएस, डेबिट कार्ड, ईसीएस, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, भीम, ऑब्वियसली। पेमेंट बाय बुक एंट्री एडजस्टमेंट। पेमेंट ऑफ प्रोड्यूसर्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, फिश प्रोडक्ट्स, लाइफ स्टॉक एक्सेट्रा। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, ये 10,000 से ऊपर का पेमेंट आप कर सकते हो। ये प्रोड्यूसर्स ऑफ लाइफ स्टॉक की बात हो रही है, प्रोड्यूसर्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, नॉट द ट्रेडर्स और द होलसेलर्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। दे मस्ट बी प्रोड्यूसर्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। पेमेंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्रोवाइडेड सच पेमेंट इज अप टू 50,000 रुपीज, एग्जेम्प्ट है। पेमेंट ऑफ सैलरी टू एन एम्प्लॉई हु इज पोस्टेड, एग्जेम्प्ट नहीं है, सॉरी, डिडक्शन अलाउड है। ठीक है, पेमेंट ऑफ सैलरी टू एन एम्प्लॉय हु इज पोस्टेड टू एनी अदर प्लेस और शिप फॉर 15 days और मोर अदर दैन इज नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी। तो यहां पर भी अगर आप 10,000 से ज्यादा का खर्चा कर रहे हो अलाउड है। पेमेंट मेड वेयर बैंकिंग फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल, अगर बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो ऑफ कोर्स वहां पर 10,000 से ऊपर कैश अलाउड है। पेमेंट is made by any person to his agent who is required to make payment in cash for goods or services on behalf of such person, allowed है। Payment is made by an authorized dealer or money changer against purchase of foreign currency or traveler's check in the normal course of business, बिल्कुल allowed है। Payment of purchase of product manufactured or processed without aid of power in cottage industry to the producer of such product। ठीक है, ये वाली चीजें आपकी हो जाती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है 40A7 जो कि कहता है प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी इज डिसअलाउड। तो ओनली पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी और कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड इज अलाउड एज रिडक्शन। ये प्रोविजन वगैरह ये सब अलाउड नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास सेक्शन 43B जो कि इतनी देर से हमारे नाक में दम करके बैठा हुआ था। 43B 43B 43B, तो आओ फटाफट से हम लोग देखते हैं सेक्शन 43B, एक्सपेंसेस अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस।
तो फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर अलाउड ओनली इफ दे आर पेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग एज पर सेक्शन 139(1). अब यहां पर ये ड्यू डेट क्या हो गई, वही वाली ड्यू डेट्स हो गई जो मैंने आपको बताया कि अगर आपका ऑडिट, अगर आपके ऊपर ऑडिट की रिक्वायरमेंट है, देन योर ड्यू डेट फॉर रिटर्न फाइलिंग इज 31st of October, अदरवाइज इट इज 31st of July, राइट। तो कौन कौन से, एनी टैक्स, ड्यूटीज, सेस, फी, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस वाले जो जीएसटी के मैंने आपको अभी बताया ना कि अलाउड तो होंगे, लेकिन ये अलाउड तभी होगा, ये यहाँ पर जो हम लोगों ने देखा था कि अलाउड तो होगा, लेकिन ये अलाउड तभी होगा, हाँ, ये अलाउड अलाउड अलाउड, ये अलाउड तभी है अगर ये 43B के तहत ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तक आपने एक्चुअल पेमेंट इसका कर दिया है तो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, bonus and commission given to employees, same. Employer contribution towards SPF, RPF, AGF, ASF, new pension scheme, any fund as per law. Leave salary, interest on loan taken from scheduled bank, interest on loan वगैरह. Any sum payable to Indian Railways for use of railway assets, ये हो गया. If above payment is made after the due date, expenditure is allowed in the year in which the actual payment is made. मतलब अगर मान लो previous year 22-23 का जो payment है वो आपने 31st October 2023 या 31st July 2023 के बाद किया है, जो भी आपकी ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग थी उसके बाद किया है, तो फिर उसका आपको एक्सपेंडिचर प्रीवियस ईयर 23-24 में मिलेगा, ना कि 22-23 में. If interest payable is converted into loan, then it is not treated as actual payment. Interest shall only be allowed as reduction in the year in which such installments are paid. तो कई बार क्या होता है कि यहाँ पर लोन रीस्ट्रक्चरिंग एक फैसिलिटी होती है, जैसे अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया है, राइट, अब आप उसका इंटरेस्ट नहीं पे कर पा रहे हो, तो अब बैंक क्या करेगा, उस इंटरेस्ट को भी आपके लोन में ऐड करके लोन को रीस्ट्रक्चर कर देगा और इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट जो है वो थोड़ा सा कम कर देगा, लोन का टेन्योर बढ़ा देगा, राइट। तो अगर वो इंस्टॉलमेंट्स को लोन में कन्वर्ट कर दिया और इंस्टॉलमेंट्स का जो अमाउंट कम करके टेन्योर बढ़ा दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आपने इंस्टॉलमेंट्स को पे कर दिया। तो यहाँ पर लोग ये मानने लग गए थे कि हमने तो इंस्टॉलमेंट्स को पे कर दिया, तो उसके लिए यहाँ पर क्लैरिफिकेशन आया कि नहीं भाई, उसको पेमेंट थोड़ी बोलेंगे, जब आपने इंस्टॉलमेंट्स पे किए तब जाकर उसको पेमेंट बोला जाएगा, ठीक। तो ये देखो, Hari, an individual, carried on business of purchase and sale of agricultural commodities like paddy, wheat, etc. He borrowed loans from Andhra Pradesh State Financial Corporation and Indian Bank and has not paid interest as detailed hereunder. तो इसने लोन लिया और इंटरेस्ट ये ऐसे इसने इंटरेस्ट नहीं दिया। आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का इसने 15 लाख रुपीस का इंटरेस्ट अभी नहीं दिया है और इंडियन बैंक का इसने 30 लाख रुपीस का इंटरेस्ट नहीं दिया है। Both APSFC यानी ये वाला and Indian Bank यानी ये वाला, while restructuring the loan facilities of Hari during the previous year 22-23, converted the above interest payable by Hari to them as loan repayable in 60 equal installments. तो इन्होंने क्या किया कि इसको भी 60 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पेबल का लोन मान लिया और इसको भी मान लिया कि ये भी एक लोन है जिसको अभी 60 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। During the year ended 31st March 2023, Hari paid 5 installments to APFC and 3 installments to Indian Bank. तो अब मेरे को एक बात बताओ, अगर इसको मान लिया जाएगा कि ये 60 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है, अगर इसको मान लिया जाएगा ये 60 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है, 15 लाख को आपको 60 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है, तो डिवाइडेड बाय 60, तो हर इंस्टॉलमेंट में कितना पे करना है, 25,000 रुपीज पे करना है। और एपीएसएफसी को इसने कितनी इंस्टॉलमेंट्स पे की, 5 इंस्टॉलमेंट्स इसने पे कर दी प्रीवियस ईयर 22-23 में, तो इंटू 5, तो एपीएसएफसी का कितना आपको रिडक्शन मिलेगा, 1,25,000 रुपीज का रिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है, 1,25,000 रुपीज का रिडक्शन मिल जाएगा। आई होप ये बात एकदम क्लियर है, ठीक है, 1,25,000 रुपीज का रिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। और अगर हम दूसरा इंडियन बैंक के बारे में बात करें तो इंडियन बैंक को इसको कितना देना था, 30 लाख रुपीज देना था, अभी ये भी 60 इंस्टॉलमेंट्स में सेटल हो गया, तो डिवाइडेड बाय 60, और इसकी कितनी इंस्टॉलमेंट्स पे की, इसकी 3 इंस्टॉलमेंट्स पे की प्रीवियस ईयर 22-23 में, तो इसके लिए 150 का इंटरेस्ट मिल जाएगा। हरी ने क्लेम क्या किया, हरी ने मतलब 150 का रिडक्शन मिल जाएगा। हरी क्लेम क्या कर रहा है, हरी क्लेम द एंटायर इंटरेस्ट ऑफ 45 लाख रुपीस एज एन एक्सपेंडिचर व्हाइल कंप्यूटिंग द इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर परचेज ऑफ सेल ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। क्या ये सही है? ऑफ कोर्स नॉट। तो इसको कितना कितना का मिलेगा, 125 और 150 का रिडक्शन इसको मिल जाएगा। अब आओ, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा इस वाले क्वेश्चन को करने में। और जो चारों पांचों हेड्स हैं, जो पांचों हेड्स हैं, उन पांचों हेड्स से रिलेटेड थोड़ी थोड़ी चीजें आप लोगों को इस वाले क्वेश्चन के अंदर कंसोलिडेट होती दिखाई देंगी, ठीक है। देखो, Mr. Raju, a manufacturer at Chennai, gives the following manufacturing, trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2023, ठीक है। अब देखो, यहां पर ओपनिंग स्टॉक आया, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स आया, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस एंड एक्सपेंसेस आया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, एसजीएसटी पेनल्टी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की पेनल्टी, जीएसटी पेड, जनरल एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट टू बैंक और मशीनरी टर्म लोन, डेप्रिसिएशन, नेट प्रॉफिट, ये सब आ गया।
इधर बाई सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ग्रॉस प्रॉफिट, डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनीज, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, नेट, ये आ गया। ठीक, अब आगे क्या हुआ है आगे यहां पर क्या हुआ है, लेट्स सी। यहां बोला गया है फॉलोइंग आर फर्दर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल ईयर 22-23। ठीक है, 22-23 से रिलेटेड कुछ और इंफॉर्मेशन आपको दी है। देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस इंक्लूड 46,000 rupees as paid as commission to brother for the SSC. The commission amount at the market rate is 36,000 rupees. तो आपने अपने रिलेटिव को पेमेंट दिया है और अनरीजनेबल दिया है, तो ये जो 10,000 रुपीज का आपने अनरीजनेबल पेमेंट दिया है अपने रिलेटिव को, ये आपका डिसअलाउड हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3,26,000 रुपीज का अलाउड है, लेकिन इसमें से 46,000 रुपीज का जो पेमेंट है वो अपने भाई को कमीशन दिया है, रिलेटिव को कमीशन दिया है, और मार्केट में रेट कितना चल रहा है, 36,000 का चल रहा है, मतलब 10,000 आपने अपने भाई को अनरीजनेबली पे किया है, तो उस पर आपको डिडक्शन कोई नहीं मिलेगा, ये एड बैक हो जाएगा, राइट। The SSE paid 33,000 rupees in cash to a transport carrier on 29th December 2022. वैसे तो 10,000 रुपीज के ऊपर के कैश पेमेंट्स डिसअलाउड होते हैं, लेकिन क्योंकि यहां पर ये ट्रांसपोर्ट कैरियर को दिया है तो 35,000 रुपीज तक के कैश पेमेंट्स अलाउड है, तो यहां पर 33 ही दिया है, तो मतलब ये अलाउड है, इसमें कोई डिसअलाउंस अट्रैक्ट नहीं होगी। This amount is included in the manufacturing expenses. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Assume that the provisions relating to TDS are not applicable to this payment. ठीक है। A sum of 4,000 rupees per month was paid as salary to staff throughout the year and this has not been recorded in the books of accounts. ठीक है, अगर 4,000 rupees per month की सैलरी का पेमेंट आपने रिकॉर्ड नहीं किया तो भाई अब रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, और अब अगर उसको रिकॉर्ड करोगे तो ये माइनस होगा, अगर आप रिकॉर्ड करते तब पीएनएल में डेबिट होता, ठीक है, तो आपकी इनकम में से माइनस होता, अभी आपने रिकॉर्ड किया नहीं है तो कोई बात नहीं, अब आप रिकॉर्ड कर लो, आप इसको अपनी इनकम में से माइनस करोगे। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम लोग करेंगे क्या, बेसिकली हम यहां पर कैलकुलेट क्या करेंगे, ध्यान देना। Compute the total income of Mr. Raju for the assessment year 23-24, assuming that he has not opted for the provisions of 115 BSE. Ignore application of section 14A for disallowance of expenditures in respect of any exempt income. अब अभी इसमें क्या है मैं आपको बताता हूं। यहां पर आपको टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है। जैसे आप अगर प्रॉफिट एंड लॉस में देखोगे तो बहुत सारी आपको ऐसी इनकम दिखाई देगी जो कि पीजीबीपी की इनकम नहीं है। फॉर एग्जांपल ये वाली इनकम देखो, डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनीज। अब ये जो डिविडेंड है ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा, ठीक है, ये डिविडेंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। कई सारे ऐसे एक्सपेंडिचर्स हैं जो अलाउड नहीं है, ठीक है। तो अभी यहां पर करना क्या होगा, यहां पर आप लोगों को स्टार्ट करना होगा, पहले तो हम हर हेड की इनकम को डिटरमिन करेंगे। सैलरी इनकम कोई है क्या, हाउस प्रॉपर्टी इनकम कोई है, पीजीबीपी इनकम, कैपिटल गेन इनकम, अदर सोर्सेज वाली इनकम, राइट। तो अभी हम सारी की सारी इनकम्स को देखेंगे और जिस भी हेड में जितनी इनकम आएगी इस प्रॉपर एक कंप्यूटेशन हम लोगों को बनाना है। जब हम बिजनेस इनकम देखेंगे ना, तो बिजनेस इनकम वैसे तो प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से 5 लाख रुपीस का नेट प्रॉफिट है, राइट, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में कई सारे आइटम्स ऐसे डेबिटेड हैं जिनको डेबिट नहीं होना चाहिए था, मतलब जो अलाउड नहीं है, तो उनको हम ऐड बैक करेंगे। और कई सारी चीजें ऐसी प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिटेड हैं जिनको प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट नहीं होना चाहिए था। वो इनकम तो है, लेकिन जैसे यही है ना डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनीज, तो ये पीजीबीपी की इनकम थोड़ी है, ये तो आईएफओएस की इनकम है। तो हम यहां पर इसको 15,000 रुपीज को 5 लाख से लेस कर देंगे। क्यों लेस कर देंगे, क्योंकि ये इनकम आईएफओएस में चार्जेबल होगी, राइट। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। सबसे पहले अभी देखो पीजीबीपी इनकम का हमें पता चला और ये डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिला, इसका पता चला आईएफओएस। अभी हमें पूरा क्वेश्चन देखना होगा ये पता करने के लिए कि कहीं कोई सैलरी इंफॉर्मेशन, हाउस प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन या कैपिटल गेन्स की इंफॉर्मेशन तो नहीं है, उसके लिए हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ना होगा। तो यहां पॉइंट नंबर 1 हम पढ़ चुके हैं, पॉइंट नंबर 2 हम पढ़ चुके हैं, पॉइंट नंबर 3 हमने कर लिया कि ये तो एक्सपेंडिचर है जो आपने पीएनएल में इनकॉर्पोरेट नहीं किया है, इसको आपको लेस करना होगा। इधर देखो, बैंक टर्म लोन इंटरेस्ट एक्चुअली पेड अप टू 31 मार्च 2023 was 20,000 and the balance was paid in November 2023। अब नवंबर 2023 में अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो इंटरेस्ट और लोन का डिडक्शन आपको तभी मिलता है अगर आपने वो इंटरेस्ट ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग से पहले तक पे कर दिया होगा, ठीक है। तो अगर बैंक लोन एक्चुअली पेड, बैंक लोन कहा गया, इंटरेस्ट ऑन बैंक ऑन मशीनरी टर्म लोन, ठीक है। अब ये जो मशीनरी के टर्म लोन के लिए बैंक को इंटरेस्ट दिया गया है, ये 60,000 रुपीज का इंटरेस्ट दिया गया है, लेकिन 31 मार्च 2023 तक तो 20,000 ही पेड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तक भी, अगर आप ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तक भी बचा हुआ 40,000 रुपीज पे कर देते तब भी हम आपको उसका रिडक्शन दे देते, लेकिन आपने बचा हुआ 40,000 कब पे किया, नवंबर 2023 में पे किया, यानी 31 अक्टूबर के बाद आपने पे किया, ठीक है। तो फिर ये आपका डिसअलाउड हो जाएगा, 40,000 आपको ऐड बैक करना होगा। Housing loan principal repaid during the year was 50,000 rupees and it relates to residential property acquired by him in the previous year 21-22 for self occupation।
मतलब एक प्रीवियस ईयर 21-22 में हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर की थी, ठीक है, उस हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया होगा, उसका लोन का रीपेमेंट दिया गया है कितना, 50,000। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है, उसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू निल होगी, उसमें म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस अलाउड नहीं होंगे, नेट एनुअल वैल्यू उसमें निल होगी, 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है वो भी निल होगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन आपका मिल जाएगा, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। अब इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन कितने का रिडक्शन मिलेगा अभी पता नहीं, यहां पर हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल रीपेमेंट हुआ है 50,000 रुपीज का, ठीक है, यहां पर हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट पे नहीं हुआ है, यहां 50,000 रुपीज का प्रिंसिपल रीपेमेंट हुआ है। प्रिंसिपल रीपेमेंट के लिए मैं आपको बताऊंगा बाद में जब हम लोग डिडक्शंस वाला चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन जो हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल का रीपेमेंट होता है ना, उसमें डिडक्शन मिलता है 80C में, सेक्शन 80C के अंदर इसका डिडक्शन मिलता है, ठीक है। तो ग्रॉस टोटल इनकम यानी पांचों हेड्स की इनकम आप कैलकुलेट करो, पांचों हेड्स की इनकम कैलकुलेट करने के बाद आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आती है, उसमें से आपको ये 50,000 रुपीज का रिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80C, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन वॉज 23,000 रुपीज। अब देखो, अब हाउस प्रॉपर्टी इनकम में से आपको 23,000 रुपीज को माइनस करना होगा। हाउस प्रॉपर्टी इनकम कोई है नहीं क्योंकि दिस इज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, तो नेट एनुअल वैल्यू विल बी निल एंड उसमें से आप 23,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करोगे और आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो जाएगी -23,000, मतलब लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा 23,000। Housing loan was taken from Canara Bank. These amounts were not dealt with in the profit and loss account given above. तो पीजीबीपी में इन दोनों आइटम्स का कोई पंगा नहीं है। अगर मान लो ये दोनों आइटम्स 50,000 और 23,000 प्रॉफिट एंड लॉस में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रहे होते तो हमें उसका एडजस्टमेंट करना पड़ता, ठीक। Depreciation allowable under the act is to be computed on the basis of the following information. तो डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने के लिए आपको दिया हुआ है 15% का डेप्रिसिएशन आपको लगाना है। WDV as on 31st March 2022 minus depreciation for previous year 21-22 is 11,90,000 rupees. This is our opening WDV. Additions during the year used for more than 180 days. तो ये 2 लाख रुपीस हो गया, ठीक है। अब इस 2 लाख रुपीस पर नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगेगा 15% के रेट से। क्या एडिशनल डेप्रिसिएशन भी लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर लिखा है इग्नोर एडिशनल डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32(1)(2)(a), राइट। टोटल एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर आपके 4 लाख रुपीस के हैं। अगर टोटल एडिशंस आपके 4 लाख रुपीस के हैं और मोर देन 180 डेज वाले एडिशंस आपके 2 लाख रुपीस के हैं, मतलब जो एक्स्ट्रा 2 लाख रुपीस के एडिशंस हैं वो लेस देन 180 डेज के लिए पुट टू यूज किया हुआ है, तो उस पर 7.5% के रेट से डेप्रिसिएशन लग जाएगा, ठीक है। तो आओ देखो, अभी हम लोगों को 3 हेड्स मिले, ठीक है। अभी हम लोगों को पूरा क्वेश्चन पढ़कर 3 हेड्स मिले, एक तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दूसरा पीजीबीपी और तीसरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, राइट। आओ देखो सर, अब इसको किस तरह से आप लिखोगे, इसको एकदम सीक्वेंशियली हम लोगों को लिखना होता है। एकदम सीक्वेंशियली का मतलब सबसे पहले यू स्टार्ट विद द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर मान लो सैलरी इनकम भी मिली होती तो वी वुड हैव स्टार्टेड विद इनकम फ्रॉम सैलरीज। अभी आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से स्टार्ट करोगे। नेट एनुअल वैल्यू आपने यहां पर लिया निल, और इंटरेस्ट डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B यानी इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, ये आपने यहां पर लिया 23,000 रुपीस का आपका लॉस है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपकी आ गई -23,000। अब आप पीजीबीपी इनकम से स्टार्ट करोगे बिकॉज दिस इज द थर्ड हेड, राइट। पीजीबीपी में स्टार्ट करने के लिए यू स्टार्ट विद द नेट प्रॉफिट एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यू ऑलवेज स्टार्ट विद द नेट प्रॉफिट एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब आप एक बार प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड देखो। क्या आपको डेबिट साइड देखते ही क्या कोई ऐसा खर्चा दिखाई दे रहा है जो यहां पर डेबिटेड नहीं होना चाहिए? देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस एंड एक्सपेंसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर आपके मन में आएगा, अरे नहीं सर, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस में थी तो ना प्रॉब्लम, वो इसी के अंदर तो भाई को दिया हुआ 46,000 इंक्लूडेड था जिसमें 10,000 एक्स्ट्रा था, तो यहां पर 10,000 एड बैक करेंगे। अभी नहीं करेंगे, ठीक है। ये वाला तरीका आप बहुत ध्यान से सुनते रहना, इससे क्या होगा ना, कभी आपके मन में कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। जो 46,000 और 36,000 मतलब 10,000 वाला जो एड बैक करना है वो हम बाद में करेंगे। बाद में कब? जब हम पहले सारे के सारे डेबिट आइटम्स एक बार देख लें, उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन पर जब पहुंचेंगे तब करेंगे। अभी ऑन अ कर्सरी रीडिंग ऑफ दीज आइटम्स, अभी तो हमें कोई भी आइटम ऐसा अनरीजनेबल सा नहीं लग रहा है ना, तो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी आप बस पीएनएल के बेसिस पर देखो कि क्या पीएनएल में कोई ऐसा आइटम तो नहीं डेबिटेड है जिसको डेबिटेड होना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस के डेबिट होने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस में जो 46,000 डेबिटेड है उसमें कुछ इशू है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक। पहले वहां तक पहुंच तो जाए। अभी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस को डेबिट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेबिट होने दो। एसजीएसटी पेनल्टी, अब आप एक बात बताओ, क्या इनडायरेक्ट टैक्स की पेनल्टी अलाउड थी? नहीं। तो यहां पर ये जो 5,000 रुपीस का पेमेंट हुआ है ये आपका एड बैक हो जाएगा,
ठीक है, ये आपका एड बैक हो जाएगा। तो इनएडमिसिबल डिडक्शंस में सबसे पहले एसजीएसटी पेनल्टी 5,000 रुपीज की हम लोगों ने एड बैक कर दी है। ठीक है, उसके बाद जीएसटी पेड, इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो पेमेंट होता है वो तो अलाउड होता है, लेकिन सब्जेक्ट टू द फैक्ट कि ये ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग के अंदर अंदर पे किया जा चुका है। यहां पर कुछ ऐसा दिया तो है नहीं, तो हम मानेंगे कि पे किया हुआ है, हम मान लेंगे कि पे कर दिया है और इसका कोई एड बैक आपको नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो जीएसटी पेड में कुछ नहीं मानेंगे। और नोट नंबर 2 में यहां पर लिख देंगे हम लोग क्या, अज्यूमिंग that GST was deposited in the government account before the due date of filing of return of income, it will be allowed। ठीक है, उसके बाद आओ नेक्स्ट, जनरल एक्सपेंसेस, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। इंटरेस्ट टू बैंक ऑन मशीनरी टर्म लोन चलेगा, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटरेस्ट टू बैंक आपका अलाउड हो जाएगा। बाद में हम एडिशनल इंफॉर्मेशन में हम लोग देखेंगे, अरे यार ये तो गड़बड़ कर दी तुमने। ठीक है, अच्छा, टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आप हमेशा एड बैक करोगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन पीएनएल वाला जो डेप्रिसिएशन होगा उसको आप हमेशा ऐड बैक करोगे, और डेप्रिसिएशन लास्ट में आप माइनस करोगे एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, अगर मान लो क्वेश्चन में कभी कुछ ना दिया हो, जैसे इस वाले क्वेश्चन में दिया था ना डेप्रिसिएशन ऐसे ऐसे निकालो, मान लो कभी क्वेश्चन में ना दिया हो कि डेप्रिसिएशन कैसे निकालो, तो आप दोबारा से इसी को माइनस कर दो, लेकिन एक बार के लिए पहले ऐड तो कर ही दो। ठीक है, ये आपकी मसल मेमोरी में चला जाएगा कि भाई डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज टू बी एडेड बैक, एंड सब्ट्रैक्ट वाले आइटम्स में डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज टू बी लुक्ड आउट फॉर, राइट। तो अगर आपको बाकी पूरे डेटा में कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका दिया हुआ है तब तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो जो डेप्रिसिएशन आपने ऐड बैक किया था वही डेप्रिसिएशन आप माइनस कर, तो भले एक स्टेप एक्स्ट्रा होगा लेकिन आपकी मसल मेमोरी में रहेगा ना, तो वहां पर ये आइटम कभी मिस नहीं होगा एग्जाम हॉल में, राइट। तो 2 लाख रुपीस का डेप्रिसिएशन भी आप ऐड बैक कर दो, ये 2 लाख रुपीस का डेप्रिसिएशन हम लोगों ने ऐड बैक कर दिया है। ठीक है, अब डेबिट वाले सारे आइटम्स खत्म हो गए, अब हमें क्रेडिट वाले आइटम्स को देखने की अभी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी इनएडमिसिबल डिडक्शन होता तो वो डेबिटेड ही तो होता ना, कोई भी खर्चा होगा तो डेबिट होगा, तो डेबिट से हमें पता चल गया कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अब आ जाओ हम एडिशनल इंफॉर्मेशन को देखते हैं। अब देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस इंक्लूड 46,000 रुपीज पेड एज कमीशन टू ब्रदर ऑफ द एसएससी, कमीशन अमाउंट एट द मार्केट रेट इज 36,000 रुपीज, मतलब 10,000 रुपीज अनरीजनेबली एक्स्ट्रा पे किया गया है, इसको ऐड बैक करेंगे, इसको ऐड बैक करेंगे, तो यहां पर हमने 10,000 रुपीज को ऐड बैक कर दिया है। ठीक, एसएससी पेड 33,000 रुपीज इन कैश टू अ ट्रांसपोर्ट कैरियर, ये इंटेंशन समझो, सवाल का इंटेंशन है कि यहां पर आपको बोला जाएगा कि भाई इसको ऐड बैक होना चाहिए, तो आप यहां पर लिख दो कि भाई कैश पेमेंट इन एक्सेस ऑफ 10,000 रुपीज, क्योंकि 10,000 के ऊपर है तो इसको आप यहां पर लिख दीजिए और इसमें आकर नील कर दो, और नोट नंबर 3 में इसको लिख दो, इन केस ऑफ पेमेंट टू अ ट्रांसपोर्टर the limit of cash payment is 35,000 rupees. Since the payment made was below 35,000 rupees, it will be fully allowed, right? Next point, a sum of 4,000 rupees per month was paid as salary to staff, ये तो लेस होगा, अब ये तो हम ऐड करने वाले आइटम्स को देख रहे हैं तो इसको नहीं देखेंगे। बैंक टर्म लोन इंटरेस्ट एक्चुअली पेड अप टू 31 मार्च 23 वाज 20,000 रुपीज, और 60,000 रुपीज का यहां पर डेबिटेड है, तो 40,000 रुपीज अभी आपका ऐड बैक हो जाएगा, तो 40,000 रुपीज ये आपने ऐड बैक कर दिया है। ठीक है, आगे देखो, हाउसिंग लोन प्रिंसिपल ये तो अलग चला जाएगा, 80C में माइनस होगा, डेप्रिसिएशन ये भी आपका माइनस होगा, मतलब अब कोई आइटम ऐड करने वाला नहीं बचा, अब आपने पूरा क्वेश्चन देख लिया, अब कोई आइटम ऐड करने वाला नहीं बचा, तो ऐड करने के बाद ये आपका आया 2,55,000 रुपीज, और अभी आपके पास आ गया 7,55,000 रुपीज। अब आप लेस करने वाले आइटम्स देखोगे, अब आप सारे वो वाले आइटम्स देखोगे जिनको आपको लेस करना है। कहां से देखना शुरू करोगे, रैंडमली नहीं, रैंडमली देखा तो हमेशा कंफ्यूजन होगा, रैंडमली देखा ना तो क्वेश्चन सॉल्व करने में हमेशा कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो लेस करने वाले आइटम्स के लिए आप देखना शुरू करोगे पीएनएल की क्रेडिट साइड से, क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा इनकम या अनरीजनेबल इनकम या ऐसी इनकम जो कि पीजीबीपी में नहीं आनी चाहिए वो पीएनएल में कहां जाएगी, क्रेडिट साइड में आएगी। ठीक, सेल्स में कोई इशू नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक में कोई इशू नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट में कोई इशू नहीं है। डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी सबसे पहले लेस करो, क्यों, क्योंकि ये इनकम तो है लेकिन ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आप माइनस करेंगे, यहां पर आपने माइनस किया डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनीज चार्ज्ड एज आईएफओएस 15,000 रुपीज को आपने यहां पर माइनस किया। ठीक है, उसके बाद यहां पर आपकी आई इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चरल इनकम जो होती है वो एग्जेम्प्ट होती है, एग्रीकल्चरल इनकम सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट होती है, तो ये 1,80,000 रुपीज भी आप यहां से माइनस कर दोगे, ये 1,80,000 रुपीज आप यहां से माइनस कर दोगे। पीएनएल के सारे आइटम्स हो गए, अब आप एडिशनल इंफॉर्मेशन पर आओ। दिस पॉइंट वाज डन, ठीक है, दिस पॉइंट वाज डन,
यहां पर देखो, अ सम ऑफ 4,000 रुपीज पर मंथ वाज पेड एज सैलरी टू स्टाफ। 4,000 रुपीज पर मंथ जिसको पीएनएल में इंक्लूड करना रह गया, अगर इंक्लूड करते तो उसको डेबिट करते, मतलब ये आपके प्रॉफिट को कम करता, तभी इसको यहां पर हम लेस करेंगे। तो 4,000 इंटू 12, 48,000 रुपीज यहां पर लेस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बैंक टर्म लोन हो गया, हाउसिंग लोन का रीपेमेंट बाद में देखेंगे, प्रिंसिपल रीपेमेंट बाद में देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन हो गया। अब आओ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अभी यहां पर WDV फॉर डेप्रिसिएशन विल बी व्हाट, 11,90,000 प्लस 4 लाख रुपीज। ठीक है, प्लस 4 लाख रुपीज, टोटल एडिशन ऑफ 4 लाख रुपीज ही थे, तो 15,90,000 रुपीज विल बी योर WDV फॉर डेप्रिसिएशन। इसको आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। ठीक है, पहला पार्ट क्या होगा, पहला पार्ट होगा अक्वायर्ड बट नॉट पुट टू यूज, ऐसा तो कुछ है नहीं। फिर दूसरा पार्ट होगा पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, तो वो 2 लाख रुपीज आ जाएगा। कैसे आया, देखो टोटल एडिशंस 4 लाख के थे और 2 लाख के जो एडिशंस थे दोज वर पुट टू यूज फॉर मोर देन 180 डेज, तो जो 2 लाख का डिफरेंस है वो लेस देन 180 डेज। इस पर 7.5% की रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा, और जो बैलेंस है, बैलेंस यानी 13,90,000 रुपीज, इस पर 15% की रेट से डेप्रिसिएशन लग जाएगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन के चक्कर में हम लोगों को पढ़ना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है इग्नोर एडिशनल डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 13,90,000 का इंटू ये 15% एम प्लस, और फिर 2 लाख रुपीस का 0.075 इज इक्वल टू एम प्लस, एमआरसी आ गया 223,500। तो डेप्रिसिएशन जो अलाउड है एज पर इनकम टैक्स एक्ट वो कितना है, वो है 223,500। उसका नोट नंबर 6 भी मैंने दिया हुआ है, वो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अब कोई और आइटम नहीं बचा, ये सारे आइटम्स लेस करने के बाद आपकी प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन वाली इनकम आ गई 288,500। राइट, उसके बाद आपकी ये जो डिविडेंड इनकम है, अब ये जो डिविडेंड इनकम है इसको देखो 15,000, अगर मान लो ये ग्रॉस डिविडेंड नहीं होता, अगर मान लो लिखा होता ये नेट, तो इसका मतलब पता है क्या होता, इसका मतलब होता कि यहां पर 10% का टीडीएस कटने के बाद आपको डिविडेंड मिला है। याद करो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी कि आपको जो डिविडेंड मिलता है वो आपको 10% टीडीएस कटने के बाद मिलता है। तो दिस वुड हैव बीन ओनली 90% ऑफ द डिविडेंड एंड यू वुड हैव हैड टू ऐड 100% ऑफ द डिविडेंड एज योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोगों ने आईएफओएस में किया भी था, राइट लेकिन अभी यहां पर कुछ ऐसा दिया नहीं है, तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि ये ग्रॉस डिविडेंड है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ये पूरा 15,000 रुपीज हमारा यहां पर इस तरह से दिखा देंगे। एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट होती है, उसको कहीं पर दिखाने की जरूरत नहीं है। तो अब हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया 23,000 रुपीज का लॉस, पीजीबीपी हमारे पास आ गया 2,88,500 रुपीज का प्रॉफिट, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज स्क्रीन फ्रीज हो गया। हाँ जी, ये देखो, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 23,000 रुपीज का लॉस, ठीक है, पीजीबीपी आपका 288,500 रुपीज का प्रॉफिट, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ गई आपकी 15,000। तो ग्रॉस टोटल इनकम अब आपने ऐड किया 280,500। अब ग्रॉस टोटल इनकम में से आप लेस करोगे प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन 50,000, तो आपकी जो टोटल इनकम आएगी वो आएगी 2,30,500 रुपीज। आई एम श्योर सब समझ में आ गया। बोलो निश्चैन फॉरएवर, बोलो निश्चैन फॉरएवर। ठीक, आइए आगे चलते हैं। ये सब हो गया। सेक्शन 41 प्रॉफिट्स चार्जेबल टू टैक्स। तो देखो, दिस सेक्शन एन्यूमरेट्स सर्टेन रिसीट्स व्हिच आर डीम्ड टू बी इनकम अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, such receipts would attract charge even if the business from which they arise had ceased to exist prior to the year in which the liability under this section arises। मतलब कुछ कुछ ऐसा पैसा जो आपको मिला उसको पीजीबीपी इनकम आपको मानना है, राइट। सबसे पहला रेमिशन और सेसेशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जब आप कोई गुड्स खरीदते हो और आप क्रेडिट पे खरीदते हो, तो आप जर्नल एंट्री क्या करते हो, आप जर्नल एंट्री करते हो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, आप ये वाली एंट्री करते हो। ठीक है, जब आप अपना पीएनएल बनाते हो तो यहां पर आप कर देते हो टू परचेजेस, मतलब वही ट्रेडिंग अकाउंट में आप कर देते हो टू परचेजेस। आपने परचेजेस को लेकर खर्चा तो ले लिया, लेकिन अभी क्रेडिटर्स जो है वो आपकी बैलेंस शीट में यहां पर लायबिलिटी साइड में दिख रहा होता है, करंट लायबिलिटी में। ठीक है, तो आपने खर्चा तो ले लिया, लेकिन अगर मान लो ये क्रेडिटर्स से आपका कोई एग्रीमेंट हो गया और क्रेडिटर ने कहा कि नहीं अभी आप हमें पैसा मत दो या हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, कुछ भी है, तो ये आपकी एक ट्रेडिंग लायबिलिटी थी। ट्रेडिंग लायबिलिटी मतलब खरीदने बेचने से रिलेटेड आपके बिजनेस की लायबिलिटी थी। क्रेडिटर्स वाज योर लायबिलिटी, राइट। लेकिन क्योंकि ये क्रेडिटर्स ने कहा कि नहीं अब आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है, तो अब ये परचेजेस के बदले आपको पैसा तो देना नहीं पड़ा। ठीक है, लेकिन आपने पूरा का पूरा परचेजेस डेबिट कर दिया था,
तो जितना भी आपको वेव ऑफ किया गया, जितनी भी लायबिलिटी आपकी वेव की गई, उतनी लायबिलिटी को आपको यहां पर P&L में क्रेडिट में करके उसको इनकम मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इफ असेसी क्लेम्स एनी लॉस, एक्सपेंसेस या ट्रेडिंग लायबिलिटी, असेसी ने ट्रेडिंग लायबिलिटी को क्लेम किया एंड सब्सिक्वेंटली ही गेट्स रिफंड ऑफ द ट्रेडिंग लायबिलिटी, he gets refund or the trading liability is remitted or seized, then such refund or remission shall be taxable under the head PGBP. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जीएसटी का रिफंड मिल जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का आपको वेवर मिल जाता है, या स्टॉक आपका फायर से डिस्ट्रॉय हो जाता है और इंश्योरेंस कंपनी से आपको रिसीव क्लेम मिल जाता है वगैरह वगैरह। बैलेंसिंग चार्ज, इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन मेथड में एसेट्स यूज होते हैं और उसका डेप्रिसिएशन है, तो अगर आपने WDV के ऊपर बेचा अप टिल कॉस्ट, तो वो कितना हो जाता है, वो बैलेंसिंग चार्ज हो जाता है, उसके लिए आपको P&L को क्रेडिट करना होता है। अगर आप साइंटिफिक रिसर्च वाले एसेट को बेचते हो, बहुत ध्यान से सुनना, अगर आप साइंटिफिक रिसर्च वाले एसेट को बेचते हो तब क्या होता है, तो इसमें दो चीजें होती हैं। क्या आपने उसको अपने बिजनेस में यूज करने के बिना ही बेच दिया, ठीक है, मतलब आपने कोई एसेट साइंटिफिक रिसर्च के लिए खरीदा और अब आपने उसको बेच दिया। दूसरा होता है कि आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए वो एसेट का यूज हो गया, अब आप उसको अपने बिजनेस में लेकर आए और अब आपने उसको बेचा। तो देखो, if you sell it without using it in your business, then lower of the following is taxable under PGBP। अच्छा, बाय द वे, साइंटिफिक रिसर्च के लिए अगर आप कोई एसेट परचेस करते हो तो आपको सेक्शन 35 के अंडर 100% का डिडक्शन मिलता है। मतलब आप P&L में उसको 100% उसकी कॉस्ट ऑलरेडी डेबिट कर चुके हो, डिडक्शन ले चुके हो। अब आप इस एसेट को बेच रहे हो, तो कायदे से जितना भी पैसा आपको मिला वो आपके लिए टैक्सेबल होना चाहिए ना। ठीक है, देखो, तो लोअर ऑफ द फॉलोइंग इज टैक्सेबल अंडर PGBP, या तो सेलिंग प्राइस या तो डिडक्शन क्लेम्ड अंडर सेक्शन 35। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि हो सकता है कि जब आपने एसेट बेचा तो वो कॉस्ट से ऊपर पर बिका हो। अगर वो एसेट कॉस्ट से ऊपर पर बिका हो तो कॉस्ट के ऊपर जितना भी होगा वो तो कैपिटल गेन्स में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, और कॉस्ट तक ये आपका PGBP में टैक्सेबल हो जाएगा। तो या तो सेलिंग प्राइस या तो डिडक्शन क्लेम्ड अंडर सेक्शन 35। डिडक्शन क्लेम्ड अंडर सेक्शन 35 इज व्हाट? बेसिकली द कॉस्ट ना, कॉस्ट ऑफ द एसेट, राइट? तो या तो सेलिंग प्राइस या तो कॉस्ट, विच एवर इज लोअर, वो आपकी चार्जेबल हो जाएगी PGBP में। ठीक है, इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट देन कैपिटल गेन्स विल अप्लाई, राइट? अगर आपने उसको बिजनेस में यूज करने के बाद बेचा, अगर आपने उसको बिजनेस में यूज करने के बाद बेचा, बहुत ध्यान से सुनना, तो जब आप बिजनेस में लेकर आए उसको, साइंटिफिक रिसर्च हो गई, अब जब आप उसको बिजनेस में लेकर आए तो फिर आपको ब्लॉक में कौन सी वैल्यू ऐड करनी होगी? आपको ब्लॉक में निल वैल्यू ऐड करनी होगी। और जब फिर ये एसेट बिकेगा तो ब्लॉक के हिसाब से बिकेगा, जो हम लोगों ने कल किया था ना सेक्शन 50, जिसमें हम लोगों ने 4 केसेस देखे थे कि 5 लाख के एसेट्स हैं और 5 एसेट्स हैं, 5 लाख की कॉस्ट है, फिर 2 और एसेट्स खरीद लिए थे, फिर 7 एसेट्स हो गए थे और ये सब। ठीक है, उस तरह से लगेगा। अब देखो यहां पर ध्यान देना, एक सेक्शन 35 AD भी था। 35 AD में क्या था? आप स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए एसेट को खरीदते थे और जब आप इस एसेट को अपने नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में ट्रांसफर करते थे तो नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस के ब्लॉक में किस वैल्यू पर ऐड होता था? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस नोशनल डेप्रिसिएशन। कि मान लो शुरुआत से नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए यूज हुआ होता तो कितना डेप्रिसिएशन लगता, उतना माइनस कर दो और वो आपका ब्लॉक में ऐड होगा। यहां ऐसा नहीं है। साइंटिफिक रिसर्च के लिए अगर आपने कोई एसेट परचेज किया और आप उसको ब्लॉक में लेकर आए हो, आप उसको अपने नॉर्मल बिजनेस में लेकर आए हो, तो अब ये वाले एसेट की जो ब्लॉक में वैल्यू ऐड होगी दैट विल बी निल। याद रखना है इस बात को। ठीक है, बैड डेट्स रिकवरी, इसके बारे में कल हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब आओ देखो सेक्शन 44AA, कंपलसरी मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, अब यहां पर हम लोग बात करेंगे कि किन किन लोगों को अपने अकाउंट्स मेंटेन करना कंपलसरी है, तो उसके लिए ये चीज दी हुई है। तो देखो, अगर आप एक स्पेसिफाइड प्रोफेशन में हो, स्पेसिफाइड प्रोफेशन मतलब अगर आपका मेडिकल, लीगल, अकाउंटेंसी, फिल्म आर्टिस्ट, इंजीनियरिंग, टेक्निकल कंसल्टेंसी, आर्किटेक्चरल, इंटीरियर डेकोरेटर, कंपनी सेक्रेटरी, एनी अदर नोटिफाइड बाय CBDT है, ठीक है, तो फिर आपके केस में क्या होगा? 2 केसेस देखेंगे। अगर पिछले 3 सालों में ऑल द 3 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, अभी हमारे लिए प्रीवियस ईयर कौन सा चल रहा है? 22-23, तो उसके पहले 21-22, 20-21 और 19-20। ठीक है, मतलब 19-20, 21-22, सॉरी 2021, 21-22, हाँ 19-20, 20-21 और 21-22। ठीक है, 19-20, 20-21 और 21-22, अगर इन तीनों सालों की ग्रॉस रिसीट्स 150 लाख रुपीस से ज्यादा थी, मतलब 19-20 की भी ग्रॉस रिसीट्स 150 से ज्यादा थी, 20-21 की भी ग्रॉस रिसीट्स 150 से ज्यादा थी और 21-22 की भी ग्रॉस रिसीट्स 150 से ज्यादा थी, तो फिर आपको स्पेसिफाइड बुक्स बनानी पड़ेंगी। स्पेसिफाइड बुक्स में क्या आ जाता है?
डॉक्टर्स के लिए कौन कौन सी बुक्स आती हैं? डॉक्टर्स के लिए एक तो डेली रजिस्टर बनाना होता है फॉर्म 3C में, और एक इन्वेंट्री रजिस्टर बनाना होता है। डॉक्टर्स क्या करते हैं? डॉक्टर्स कई सारे डॉक्टर्स अपनी क्लिनिक के अंदर एक छोटी सी डिस्पेंसरी भी खोल के रखते हैं ना, जहां पर वो अपने पेशेंट्स को दवाई भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या उनके पास अपने जो जो चीजें यूज करते हैं, इंजेक्शन वगैरह हो गया या टेप हो गया, कुछ भी हो गया, तो इन्वेंट्री रजिस्टर बनाना पड़ेगा डॉक्टर्स को। और बाकी ऑल द रेस्ट एज फॉर अदर्स, बाकियों को क्या बनाना होगा? कैश बुक, जर्नल, लेजर, carbon copies of bills and receipts for sum greater than 25, or original bills issued to him and receipts in case of expenditure greater than 50, sorry less than 50। ठीक है, इसको कुछ ज्यादा रटने वटने की जरूरत नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। देखो क्या हो जाता है यहां पर। डॉक्टर, पहले आप अदर्स के केस में देख लो, तो स्पेसिफाइड बुक्स में आपको क्या क्या बनानी है? जर्नल, लेजर, कैश बुक। जर्नल, लेजर, कैश बुक आपको बनानी है, और बिल्स की कॉपीज भी आपको बनानी है, और मतलब बिल्स जो आपने परचेज किया उसके बिल्स, और जो आपने दिए उसके भी बिल्स। ठीक है, जो आपने बिल्स दिए वो भी, और जो आपने बिल्स दिए वो भी, सबकी कॉपीज आपको मेंटेन करके रखनी होगी। डॉक्टर्स के केस में ये तो बनाकर रखना ही है, साथ ही साथ डेली रजिस्टर भी बनाना है और एक इन्वेंट्री रजिस्टर भी बनाना है। ठीक है, राइट, तो ये हो गया आपका। अच्छा, अगर मान लो ये ग्रॉस रिसीट्स तीनों सालों में 150 क्रॉस नहीं हुई, तो फिर क्या होगा? तो आपको ऐसी नॉर्मल बुक्स बनानी पड़ेंगी जिससे असेसिंग ऑफिसर आपकी टैक्सेबल इनकम कंप्यूट कर पाए। ठीक है, आप अपनी नॉर्मल बुक्स बनाओ, ऐसी नॉर्मल बुक्स बनाओ जिससे असेसिंग ऑफिसर आपकी इनकम को कंप्यूट कर पाए। ठीक है, ये तो हो गया स्पेसिफाइड प्रोफेशन के केस में। अब बात करते हैं अदर पर्संस के केस में, मतलब जो बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक हम प्रोफेशनल्स के बारे में बात कर रहे थे, बिजनेस के बारे में। अगर बिजनेसमैन इंडिविजुअल या एचयूएफ है, ठीक है, अगर बिजनेसमैन इंडिविजुअल या एचयूएफ है और उसकी इनकम 2,50,000 से ज्यादा है, या ग्रॉस रिसीट्स 25 लाख रुपीस से ज्यादा है इन एनी वन ऑफ द 3 इयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, यहां पर क्या था? यहां पर था इन ऑल द 3 प्रीवियस इयर्स उसकी इनकम 1,50,000 से, ग्रॉस रिसीट्स 1,50,000 से ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर है कि अगर आपकी, जैसे अभी प्रीवियस ईयर 22-23 चल रहा है, तो 19-20, 20-21 या 22-21-22, इन तीनों में से किसी भी एक साल में अगर इनकम 2,50,000 को क्रॉस कर गई, या ग्रॉस रिसीट्स 25 लाख रुपीस को क्रॉस कर गए, ठीक है, तो फिर आपको बनानी होगी नॉर्मल बुक्स जिससे असेसिंग ऑफिसर आपकी इनकम को कंप्यूट कर पाए। अदरवाइज आपको कोई बुक्स बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो था इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में। अदर्स के केस में देखो, अदर्स के केस में इनकम अगर आपकी 1,20,000 क्रॉस कर गई, या ग्रॉस रिसीट्स आपके 10 लाख क्रॉस कर गए, यहां पर अब इसको कंपेयर कर लो। देखो, इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में दिस वाज 2,50,000 रुपीज एंड 25 लाख रुपीज। ठीक है, इंडिविजुअल के केस में इनकम ग्रेटर देन 2,50,000, यहां पर इनकम ग्रेटर देन 1,20,000। इंडिविजुअल के केस में ग्रॉस रिसीट्स एक्सीडिंग 25 लाख रुपीस, यहां पर ग्रॉस रिसीट्स एक्सीडिंग 10 लाख रुपीस। ठीक है, और यहां पर भी आपको वही नॉर्मल बुक्स बनानी होंगी जिससे असेसिंग ऑफिसर आपकी इनकम को कंप्यूट कर पाए, अदरवाइज आपको कोई बुक्स बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये है कंपल्सरी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब आओ ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, तो आपको थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। Vinod is a person carrying on profession as a film artist. His gross receipts from profession are as under. फाइनेंशियल ईयर 1920, अच्छा ये फिल्म आर्टिस्ट है तो ये उसमें आ गया, प्रोफेशनल में आ गया, बिजनेस में तो आया नहीं। तो अब यहां पर हमें देखना होगा कि 1920, 2021 और 21-22 तीनों सालों की ग्रॉस रिसीट्स 150 से ज्यादा की होनी चाहिए। 1920 में इट्स 115 ना, ठीक है, 2021 में 180 और 21-22 में 2,10,000। ठीक है, अब ये उसमें तो आया नहीं, स्पेसिफाइड बुक्स में तो आया नहीं, तो अब इसको क्या करना होगा? अब इसको नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी होंगी। अब इसको नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी होंगी। नहीं, ये तो इसमें नहीं आया ना। अब अगर इसमें 150 में नहीं आया तो इसको अदरवाइज में आ गया, तो अदरवाइज में, हाँ, तो अदरवाइज में इसको नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी होंगी जिससे असेसिंग ऑफिसर रिस्क की इनकम को कंप्यूट कर पाए। ठीक, What is his obligation regarding maintenance of books of accounts for assessment year 23-24 under section 44AA of the Income Tax Act 1961? So very simple. Section 44AA requires every person carrying on any profession notified by the board in the official gazette, in addition to the professions already specified therein, to maintain such books of accounts and other documents as may enable the assessing officer to compute his total income in accordance with the provisions of the Income Tax Act 1961.
As per Rule 6F, a person carrying on a notified profession shall be required to maintain specified books of accounts if his gross receipts in all the 3 years immediately preceding the relevant previous year have exceeded 1,50,000 rupees, or if it is a new profession which is set up in the relevant previous year, it is likely to exceed 1,50,000 rupees in that previous year. मतलब अगर आपने इसी साल से शुरू किया है तो फिर इस साल अगर आपकी 150 क्रॉस करेगी तब भी आपको ये स्पेसिफाइड बुक्स बनानी पड़ेंगी. ठीक है. In the present case, Vinod is a person carrying on profession as a film artist, which is a notified profession. Since his gross receipts have not exceeded 1,50,000 rupees in the financial year 1920, the requirement under section 44AA to compulsorily maintain prescribed books of accounts is not applicable to him. Mr. Vinod, however, is required to maintain such books of accounts as would enable the assessing officer to compute his total income. Simple. अब आता है नेक्स्ट, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि किन लोगों को ऑडिट करवाने की जरूरत है, किन को ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है. अब आओ यहां पर देखो, पता चलेगा. सेक्शन 44AB, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स. फॉलोइंग पर्संस आर रिक्वायर्ड टू फर्निश ऑडिट रिपोर्ट बाय स्पेसिफाइड डेट. ठीक है, इन लोगों को ऑडिट कराने की जरूरत है, ऑडिट रिपोर्ट फर्निश करने की जरूरत है, मतलब ऑडिट कराने की जरूरत है. सिंपल. पर्संस एंगेज्ड इन प्रोफेशन, अगर कोई पर्सन प्रोफेशन में एंगेज्ड है, ठीक है, इफ द ग्रॉस रिसीट्स आर मोर देन 50 लाख रुपीज. ठीक है, जैसे मैं प्रोफेशनल हूं, राइट, अगर मेरी ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख से ज्यादा है तो आई एम रिक्वायर्ड टू गेट माय बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड. अगर कोई पर्सन बिजनेस में एंगेज्ड है तो देखो, इफ द सेल्स टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स उसकी 1 करोड़ को एक्सीड करेंगी, तो अगर उसकी सेल्स टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स 1 करोड़ एक्सीड कर जाएगी तो फिर उसको ऑडिट कराने की जरूरत है. लेकिन यहां पर एक सरकार ने राहत दी है. सरकार ने कहा है कि अगर आपकी टोटल रिसीट्स की 5% से कम कैश में है एंड टोटल पेमेंट्स का 5% से कम कैश में है, ठीक है, मतलब अगर आपका मेजर बिजनेस 95% ऑफ द बिजनेस आपका, अगर आपका 95 कम से कम 95% ऑफ द बिजनेस रिसीट्स भी और पेमेंट्स भी अगर वो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से, अकाउंट पे चेक, बैंक ड्राफ्ट, यूपीआई वगैरह से है, तो फिर आपको ऑडिट कराने की जरूरत तभी पड़ेगी अगर आपकी ये जो सेल्स टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स है वो 10 करोड़ क्रॉस कर जाए. ठीक है, तो वैसे तो सेल्स टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स जैसे ही 1 करोड़ को क्रॉस करेगी आपको ऑडिट कराने की जरूरत पड़ जाएगी. लेकिन अगर आपका 95% ऑफ द बिजनेस ऑनलाइन हो रहा है तो फिर आपको ऑडिट कराने की जरूरत तभी पड़ेगी अगर आपका ये 10 करोड़ को क्रॉस करेगा टर्नओवर. लेकिन ये सिर्फ बिजनेस वालों के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है. प्रोफेशनल्स वालों के लिए अगर 50 लाख क्रॉस कर गया तभी आपका ऑडिट आपको करानी पड़ जाएगी. 3 स्पेशल केसेस है. ठीक है, 3 स्पेशल केसेस है. एक, पर्संस कवर्ड अंडर सेक्शन 44AE, 44BB, 44BBB. ठीक है, हम अभी इंटरमीडिएट में सिर्फ 44AE के बारे में बात करेंगे. ठीक है, ये वो लोग होते हैं जिनका बिजनेस होता है, जो अपने, जिनके पास बहुत सारी गुड्स कैरेजेस होती हैं, जिनके पास बहुत सारे बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं और वो अपने ट्रक्स को किराए पर देते हैं. ठीक है, ये वो वाले होते हैं. इनके लिए अभी हम लोग थोड़ा अलग तरीके से पढ़ेंगे. दूसरा, पर्संस कवर्ड अंडर सेक्शन 44AD. 44AD में कोई भी बिजनेस ये लोग करें, अगर बिजनेस वाले लोग, ठीक है, तो इनका बिजनेस अगर ये मतलब ये स्पेशल केसेस हो गए कि अगर इनका बिजनेस एक पर्टिकुलर इनकम, पर्टिकुलर रिसीट्स, ग्रॉस टोटल इनकम या इसका टर्नओवर अगर एक पर्टिकुलर लिमिट के अंदर है तो फिर इनके लिए कब कब ऑडिट कराना होगा, कैसे नहीं कराना होगा, कैसे टैक्सेबिलिटी होगी, उसके बारे में बात करेंगे. एंड पर्संस कवर्ड अंडर सेक्शन 44ADA. 44ADA मतलब प्रोफेशनल्स, जो प्रोफेशनल्स जिनकी एक स्पेसिफाइड टर्नओवर से कम है, स्पेसिफाइड ग्रॉस रिसीट्स लिमिट से कम है, तो उनके लिए कैसे कैसे होगा, क्या क्या होगा. ये तीनों ही चीजें प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में आ जाती हैं. ठीक है, तो अभी मैंने आपको ये पढ़वाया नहीं है, पहले प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये आपको क्लियरली समझ में आएगा. आओ, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में क्या होता है, जो छोटे प्रोफेशनल्स होते हैं या ये छोटे बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, उनको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करने में काफी हासिल लगता है. तो सरकार कहती है आप बिल्कुल चिंता मत करो, कोई भी बिजनेसमैन चाहे कितना छोटा ही क्यों ना हो, वो इस बात का तो हिसाब जरूर रखेगा कि उसने साल भर में कितना माल बेचा. राइट, मैं भी अगर छोटा मोटा प्रोफेशनल हूं तब भी मैं इतनी अकाउंटिंग तो करूंगा ही करूंगा कि मैं ये देखूंगा कि मुझे साल भर में मैंने कितना पैसा कमाया. ठीक है, या अगर मैं बिजनेसमैन हूं तो मैं ये तो देखूंगा साल भर में मैंने कितना माल बेचा. सरकार कहती है लेट्स कीप इट वेरी वेरी सिंपल. सरकार कह रही है लेट्स कीप इट एक्सट्रीमली सिंपल. तो हम क्या करेंगे, आपने जितना भी माल बेचा उसका एक स्पेसिफाइड परसेंटेज हम मान लेंगे कि वही आपका प्रॉफिट है और उस प्रॉफिट के ऊपर आप टैक्स दे दो. ठीक है, एक स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ योर टर्नओवर हम मानेंगे कि वो आपका प्रॉफिट है और आप उस प्रॉफिट के ऊपर हमें टैक्स दे दो. आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है. ठीक, तो 44AD, दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल टू अ रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट HUF, रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म, मतलब नॉन रेजिडेंट्स के लिए नहीं. द टैक्स पेयर शुड बी एंगेज्ड इन एनी बिजनेस एक्सेप्ट.
ठीक है, टैक्स पेयर किसी भी बिजनेस में हो सकता है, लेकिन इनमें नहीं होना चाहिए स्पेसिफाइड प्रोफेशन, क्योंकि ये सेक्शन 44 एडीए में आएगा। ठीक है सर, यहां तो 44 एए लिखा है, ये वो लिखा हुआ है जो अकाउंट वाला सेक्शन था ना, 44 एए अकाउंट्स था, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स वाला सेक्शन था, उसमें स्पेसिफाइड प्रोफेशन को डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो वो वाले प्रोफेशंस ये उनको कवर करेंगे 44 एडीए में। बिजनेस इन विच इनकम इज इन द नेचर ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज, ठीक है, तो मतलब जैसे ब्रोकरेज ब्रोकर्स वगैरह वाला बिजनेस यहां पर कवर्ड नहीं है। एजेंसी बिजनेस यहां पर कवर्ड नहीं है। बिजनेस ऑफ फ्लाइंग, हायरिंग एंड लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेजेस, ये 44 एई में आएगा। ठीक है, ये 44 एई में आएगा, इसलिए 44 एडी से बाहर रखा गया। बिजनेस इन विच डिडक्शंस अंडर 10A, 10AA, 10B, 10BA, 80HS to 80RRB आर क्लेम्ड बाय द एसएससी, ये आप सीए फाइल में पढ़ने वाले हो। ठीक है, 10AA थोड़ा बहुत यहां पर इंटरमीडिएट में भी है, लेकिन बाकी सब कुछ आप सीए फाइल में पढ़ने वाले हो। ठीक है, अब देखो इन बिजनेसेस के अलावा बाकी किसी भी बिजनेस में 44 एडी लग जाएगा। अब कैसे लगेगा आओ देखो। If the gross annual turnover is up to 2 crore rupees, then 8% of the gross turnover shall be considered to be the PGBP income of the SSE. ठीक है, अगर ग्रॉस टर्नओवर आपकी 2 करोड़ तक की है तो 8% ऑफ वट एवर टर्नओवर, जो भी आपकी टर्नओवर है, सपोज आपकी टर्नओवर 1.9 करोड़ है, राइट, तो इसका 8% ही मान लेंगे कि बस इतना ही प्रॉफिट है, उसके ऊपर आप टैक्स निकाल दो। ठीक, अब देखो यहां पर एक चीज की हुई है, आपके टर्नओवर में हो सकता है कुछ कैश से मिला हो सकता है कुछ बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम वगैरह से मिला हो, तो इसमें से जितना पोर्शन आपको बैंक से मिला है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से मिला है, उतने पोर्शन का सिर्फ 6% हम कंसिडर करेंगे टू बी योर प्रॉफिट। सरकार चाहती है कि ब्लैक मनी सर्कुलेशन कम से कम हो, तो सरकार चाहती है मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांजैक्शंस आपके, तो देख रहे हो आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने के लिए कैसे इंसेंटिवाइज कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी चलो ऑडिट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपका मेजॉरिटी बिजनेस ऑनलाइन हो, 95% ऑफ द रिसीट्स या 95% ऑफ द पेमेंट्स अगर आपके ऑनलाइन हो, मतलब कैश के अलावा किसी भी मोड से हो, तो फिर आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, इवन इफ यू हैव योर टर्नओवर टिल 10 करोड़ रुपीस। राइट, अब यहां पर सरकार ने क्या कहा, सरकार ने कहा कि वैसे तो 8% ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर को हम आपका प्रॉफिट मानेंगे, लेकिन अगर आपने ये जितना भी आपकी ग्रॉस टर्नओवर है उसमें से जितना भी पोर्शन आपका ऑनलाइन मोड से हो रहा है, उस वाले पोर्शन का सिर्फ 6% प्रॉफिट मानेंगे, सिर्फ 6%। तो इससे लोग जो है वो ज्यादा इंसेंटिवाइज होंगे ना, यार मेजॉरिटी अपना बिजनेस ऑनलाइन से ही करो, तो और कम प्रॉफिट आएगा, और कम प्रॉफिट आएगा तो और कम टैक्स देना पड़ेगा। तो इन केस ऑफ ग्रॉस रिसीट्स, वो वाली ग्रॉस रिसीट्स which are received by the account paycheck, draft or use of electronic clearing systems through a bank account or any other prescribed electronic mode, the PGBP income shall be considered to be only 6% of such receipts. However, these lesser profits can be claimed only if receipts have been received by the SSC during the relevant previous year or before the due date of filing return of income under section 139(1). Now this is a very very important section. कई बार आप क्रेडिट सेल्स भी तो करते हो, ठीक है, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स भी तो करते हो। अब डेटर ने आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से पैसा दिया तो आप कहोगे मेरा प्रॉफिट तो 6% ही होगा, लेकिन कोई टाइम लिमिट तो होगी, डेटर कब तक पैसा देगा। तो अगर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग से पहले पहले डेटर आपको पैसा दे दे रहा है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से, तब तो आप उसको कंसिडर कर सकते हो कि ठीक है अब इस पर 6% है। मान लो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग के बाद डेटर ने पैसा दिया, ठीक है, प्रीवियस ईयर 22-23 में आपने सेल की सपोज 1 लाख रुपीस की, वो पूरी की पूरी वो उस पे आपने डेटर कर दिया। अब वो डेटर आपको पैसा अगर 31 अक्टूबर से पहले पहले दे दे रहा है तब तो बड़ी अच्छी बात है। अगर 31 अक्टूबर 2023 के बाद दे रहा है, इवन इफ इट इज पेइंग इन द इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम मोड, तब भी इस वाली इनकम पर 8% की रेट से प्रॉफिट मान लिया जाएगा। Such an assessee is not required to maintain his books of accounts or to get them audited. तो ऐसे बंदे को ना तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत है, ना ऑडिट कराने की जरूरत है, और अगर ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है तो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग क्या हो जाएगी, 31 जुलाई 2023। ठीक है, तो अभी जो मैंने डेटेड वाला एग्जांपल दिया तो उसमें 31 अक्टूबर नहीं आएगा, 31 जुलाई आ जाएगा। If an assessee desires to show higher income than 8%, then of course वो ऐसा कर सकता है। Of course, no deductions can be claimed against this income of 8% या 6%. इसके अगेंस्ट कोई डिडक्शन अलाउड नहीं होगा। ऑब्वियसली ना, अगर डिडक्शन आप क्लेम करना चाह रहे हो तो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बनाओ, ऑडिट करवा लो। If an assessee desires to show a lower income than 8% or 6%, then he will have to maintain his books of accounts and get his accounts audited as well. अगर कोई बंदा कह रहा है कि मेरी इनकम जो है वो 8% या 6% से भी कम है, तो फिर सरकार कहेगी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अब प्रूफ कर लो, प्रूफ दे दो, ठीक है, तो आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओ, उसका ऑडिट करवाओ, हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर कोई ये बंदा कह रहा है कि यार मेरी इनकम तो 2,50,000 रुपीज से भी कम है,
मेरी इनकम 2,50,000 रुपीज से भी कम है, तो फिर सरकार कहेगी चलो ठीक है, तब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट मत करवाओ, तब आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मत मेंटेन करो, ऑडिट मत करवाओ, ठीक है। However, in order to curb the hardship of such compliances to small businesses, it is provided that if such lower income is even lower than the basic exemption limit, 2,50,000 से भी कम है, then there's no need to maintain the books of accounts or to get them audited, ठीक है। अब सुनो, अगर किसी बंदे ने एक बार 44AD अप्लाई कर लिया, तो जिस साल उसने यूज किया उसके अगले 5 साल तक ही कैन नॉट डिक्लेयर हायर प्रॉफिट्स। हायर प्रॉफिट्स मतलब ही कैन नॉट ऑप्ट आउट ऑफ 44AD, ठीक है। मान लो मैंने प्रीवियस ईयर 22-23 में 44AD ऑप्ट कर लिया, अब मैं प्रीवियस ईयर 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27 और 27, 28 तक हायर प्रॉफिट्स नहीं डिक्लेयर कर सकता, मतलब मुझे 44AD में ही रहना पड़ेगा, ठीक है। मान लो मेरे प्रॉफिट्स वाकई में हायर हो गए और मुझे 44AD से निकलना पड़ा, तो अब अगर मैं किसी साल 44AD के बाहर आ गया तो फिर उसके अगले 5 साल मैं वापस 44AD में नहीं आ सकता, ठीक है। मतलब प्रीवियस ईयर 22-23 में मैंने सपोज 44AD ऑप्ट किया, 23-24 में 44AD ऑप्ट किया, 24-25 में मैं 44AD से बाहर आ गया, सपोज 24-25 से मैं 44AD से बाहर आ गया, अब 25-26, 26-27, 27-28, 28-29, 29-30, 29-30 तक, प्रीवियस ईयर 29-30 तक मैं वापस 44AD में नहीं जा सकता, ठीक। ये चीज यहां पर दी हुई है, राइट। और ऐसे में फिर मेरे को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन भी करना पड़ेगा, ऑडिट भी कराना पड़ेगा। अब देखो, मिस्टर प्रवीण engaged in retail trade reports a turnover of 1,98,50,000 rupees for the financial year 22-23. His income from the said business as per the books of accounts is 13,20,000 rupees computed as per the provisions of chapter 4D यानी PGBP of the Income Tax Act 1961। तो इन्होंने, इनकी टर्नओवर है 1,98,50,000 रुपीस, राइट। और इन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई और बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से इनकी जो इनकम आ रही है वो आ रही है 13,20,000 रुपीस। Retail trade is the only source of income for Mr. Praveen. Assessment year 22-23 was the first year for which he declared his business income in accordance with the provisions of the presumptive taxation under section 44AD, ठीक है। अगर मान लो ये presumptive taxation के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका 8% इनकम मानी जाएगी irrespective of this income, right? Is Mr. Praveen also eligible to opt for presumptive determination of his income chargeable to tax for the assessment year 23-24? हाँ, अगर आप असेसमेंट ईयर 22-23 में यानी पिछले साल में आप 44AD ऑप्ट कर चुके हो, तो इस साल भी आप 44AD बहुत आराम से ऑप्ट कर सकते हो। If so, determine his income from retail trade as per the applicable presumptive provision, assuming that whole of the turnover represents cash receipts. ये एकदम क्लैरिफाई कर दिया, क्योंकि यहां पर कंफ्यूजन आ सकता था कि हो सकता है टर्नओवर का थोड़ा सा पोर्शन हमारा बैंक से मिला हो, बैंक से मिला होता तो फिर उसका 6% ही प्रॉफिट माना जाता, लेकिन यहां पर पूरा का पूरा अगर हमारा टर्नओवर है वो कैश से मिला है तो इसका 8% विल बी द प्रॉफिट। तो 19850 का 8% विल बी द प्रॉफिट। 19850 इसका 8% कितना आ रहा है? 15,88,000 इसकी इनकम आ रही है, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से तो इसकी इनकम 13,20,000 है। तो इसको 44AD ऑप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ऐसे देखने से तो लग रहा है भाई नहीं करना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे आप असेसमेंट ईयर 22-23 में यानी पिछले साल में, प्रीवियस ईयर 21-22 में आप 44AD ऑप्ट कर चुके हो। अब अगले 5 साल तक आप 44AD के बाहर नहीं जा सकते, और अगर गए, जैसे यहां पर प्रीवियस ईयर 22-23 में, अब अगर आप 44AD से बाहर चले गए और आपने कहा नहीं नहीं मेरी तो 1320 ही है, तो फिर प्रीवियस ईयर 23-24, 24-25, 25-26, 26-27, 27-28, प्रीवियस ईयर 27-28 यानी असेसमेंट ईयर 28-29 तक आप वापस 44AD में नहीं आ पाओगे, ठीक। In case Mr. Praveen does not opt for presumptive taxation of income from retail trade, what are his obligations under the Income Tax Act 1961? ठीक है, तो अगर ये 44AD ऑप्ट ना करके 13,20,000 रुपीस की इनकम दिखाना चाहता है तो 3 चीजें होंगी। पहला, इसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी होगी, दूसरा इसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट कराना होगा, और तीसरा अब अगले 5 साल तक ये वापस 44AD में नहीं आ सकता। What is the due date for filing his return of income under both the options? तो अगर presumptive taxation में है तब तो इसको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, 44AD में अगर है तो ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, तो ड्यू डेट विल बी 31 जुलाई, ठीक है। और अगर ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन से बाहर जा रहे हैं, मतलब ऑडिट करवा रहे हैं, तो इसके लिए ड्यू डेट विल बी 31 अक्टूबर, ठीक है। बाकी आंसर आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आता है 44AD।
This section is applicable to a resident individual or a resident firm excluding LLP. The assessee is engaged in profession referred to in section 44A1, 44AA1, that is legal, medical, engineering, architectural, वगैरह वगैरह वगैरह. If the gross receipts of such assessee from the profession is up to 50 lakh rupees, then 50% of the gross receipts shall be deemed to be the PGBP income of the assessee. ठीक है, अगर ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख रुपीस तक हैं तो 50% ऑफ द ग्रॉस रिसीट्स विल बी डीम्ड टू बी द पीजीबीपी. ऑफ कोर्स अगर आप कम दिखाना चाहते हो तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी और आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट भी करवानी पड़ेगी. ऑफ कोर्स द एसएससी हैज अ चॉइस टू क्लेम हायर इनकम. नो डिडक्शंस कैन बी क्लेम्ड अगेंस्ट दिस इनकम. लेकिन ऐसे में इवन दो यू आर ऑप्टिंग फॉर 44 एडीए, फिर भी जो भी आपके पास एसेट्स हैं उनका आपको शेड्यूल बनाना होगा कि आपके पास डब्ल्यूडीवी उनकी निकल कर आए. The written down value of the block of assets is to be calculated as if depreciation has been allowed. ठीक है, even though depreciation allowed नहीं है, फिर भी ये मानना पड़ेगा कि depreciation allowed है और WDV निकाल के चलो. If the assessee wants, he can declare a lower income. In such case, following consequences are applicable. He'll have to maintain books of accounts as per section 44AA if his total income exceeds the exemption limit. दूसरा, he'll have to get his books of accounts audited under section 44AB irrespective of the turnover if his total income exceeds the basic exemption limit. फिर आता है 44AE. 44AE आता है उन बिजनेसेस के ऊपर जो बिजनेसेस ओनिंग वो जो बिजनेसेस लीजिंग या प्लाइंग ऑफ गुड्स कैरेजेस में अप्लाई करते हैं. फोर्टी फोर एई उनके लिए होता है, उन बिजनेसेस के लिए होता है जो जिनके पास गुड्स कैरेज व्हीकल्स होती हैं और वो उसको किराए पर देते हैं या उससे खुद ही गुड्स ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं. तो देखो, this section is applicable to the assessees who are engaged in the business of plying, leasing or hiring goods carriages, and if the assessee does not own more than 10 goods carriages at any time during the previous year. ध्यान देना, यहां पर बात ओनरशिप की हो रही है. क्वेश्चन में कई बार ऐसी ट्रिक आती है कि ये बोलते हैं कि खरीद तो लिया लेकिन उसको पुट टू यूज नहीं किया, तो इसका पुट टू यूज से कोई मतलब नहीं है. इफ एट एनी टाइम ड्यूरिंग द एंटायर ईयर the assessee has owned more than 10 goods carriages, he is not eligible for 44AE, right? In such case, income is computed as follows. Heavy goods vehicles के लिए higher of the following: actual amount earned या 1000 rupees per ton of the gross vehicle weight, यानी unladen weight, मतलब सिर्फ vehicle का weight, उसके ऊपर सामान वाला weight नहीं, during which the heavy goods vehicle is owned by the assessee in the previous year. Owned by the assessee for every month. 1000 rupees per ton of the gross vehicle for every month, यानी 1000 rupees per ton per month, right? Per month for which the vehicle is owned by the assessee. Used नहीं, owned by the assessee. दूसरा, heavy goods vehicles means any goods carriage the gross vehicle weight of which is more than 12,000 kilograms. तो 12,000 से ऊपर, 12,000 वाला भी heavy नहीं माना जाएगा, 12,000 वाला light weight माना जाएगा. 12,000 से ऊपर यानी 12 टन से ऊपर heavy weight माना जाएगा. In case of other vehicles, higher of the following: actual amount earned या फिर 7,500 rupees per month or part of the month during which the goods carriage is owned by the assessee in the previous year. तो यहाँ पर tonnage से कुछ नहीं है, it's simply 7,500 rupees per month per vehicle. यहाँ पर क्या है, 1,000 rupees per ton per month, obviously per vehicle. ठीक है. Of course, no further deduction is allowed under any other section. However, interest and remuneration to partners is allowed as deduction against this income. If the taxpayer wants to declare lower income, he will have to maintain books of accounts and get his accounts audited. ठीक, अब इधर देखो, Mr. Sukhvinder is engaged in the business of plying goods carriages. On 1st April 2022, he owns 10 trucks, out of which 6 are heavy goods vehicles. The gross vehicle weight of such goods vehicle is 15,000 kgs each, right? On 2nd May 2022, he sold one of the heavy goods vehicles and purchase a light goods vehicles on 6th May 2022. तो सेकंड को उसने एक गाड़ी बेची, भारी वाली बेच दी, और 6th May को एक हल्की वाली खरीद ली. This new vehicle could however be put to use only on 15th June 2022. लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, हम 7,500 रुपीस पर मंथ जब कैलकुलेट करेंगे तो मई के लिए भी कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. Compute the total income of Mr. Sukhvinder for the assessment year 23-24, taking note of the following data. ठीक है. देखो, फ्रेट चार्जेस कलेक्टेड ये हो गए, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में ये आ गया, डेप्रिसिएशन में ऐसा आ गया, अदर ऑफिस एक्सपेंसेस में ये आ गया, सारे एक्सपेंसेस माइनस हो गए, नेट प्रॉफिट ये हो गया 445, ये बिजनेस वाले से हो गया, और बाकी बिजनेस एंड नॉन बिजनेस इनकम हो गई 70,000. ठीक है. तो ये जो इसने
प्लाइंग ऑफ गुड्स कैरेजेस वाला बिजनेस है, इसके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की और उससे प्रॉफिट आया 4,45,000 रुपीज, और बाकी बिजनेस से जो भी प्रॉफिट आया वो आया 70,000 रुपीज। ठीक है, तो अभी ये जो बिजनेस है कैरिंग प्लाइंग ऑफ गुड्स कैरेजेस वाला बिजनेस है, इसका 44 AE के हिसाब से क्या प्रॉफिट आएगा वो हमें कैलकुलेट करना है। Since Mr. Sukhvinder is engaged in the business of plying of goods carriages and owns not more than 10 goods carriages at any point of time during the previous year, he shall be eligible to opt for presumptive taxation under section 44 AE। ये आएगा। तो देखो, हेवी गुड्स व्हीकल्स में सबसे पहले उसके पास 5 थी, ठीक है, सॉरी उसके पास 6 थी, राइट, 6 थी, उनमें से एक उसने बेच दी थी, तो ये जो 5 थी ये तो 12 महीने के लिए इसके पास थी, तो 5 व्हीकल्स 12 महीने के लिए इसने ओन किया, तो 1,000 रुपीज पर टन पर व्हीकल फॉर एवरी मंथ, राइट। 15 टन की व्हीकल थी, तो 1,000 रुपीज इंटू 15 इंटू 12 इंटू 5, ये आपका आएगा 9 लाख रुपीज। ठीक, उसके बाद जो एक व्हीकल थी वो अप्रैल में भी थी और मई में भी थी, इवन दो मई में 2 ही दिन के लिए थी, लेकिन पार्ट ऑफ द मंथ को भी फुल मंथ मानेंगे, तो 1,000 रुपीज इंटू 15 इंटू 1 इंटू 2, ये आ जाएगा आपका 30,000। ठीक है, लाइट गुड्स व्हीकल्स शुरुआत में तो 4 थी, वो 4 12 महीनों के लिए थी, और फिर मई में एक और आ गई थी, वो 11 महीनों के लिए थी, तो ये जो 4 व्हीकल्स आएंगी ये 12 महीनों के लिए थी, 7,500 इंटू 12 इंटू 4, ये आ गया 360। ठीक, उसके बाद ये 6 मई को खरीदी गई थी, तो ये 11 मंथ्स के लिए 7,500 इंटू 11 इंटू 1, ये आ गया 82,500। तो टोटल इनकम 44 AE के हिसाब से कितनी आई, 1372,500। ठीक है, लेकिन इसकी बुक्स के हिसाब से कितनी आ रही है, 445। ये तो अदर बिजनेस इनकम है, ये तो वैसे भी रहेगी, अगर आप ये प्लाइंग गुड्स कैरेजेस के लिए आप 44 AE यूज भी करते हो तब भी ये 70,000 की इनकम तो रहेगी ही रहेगी। ठीक, ऑलराइट। Therefore, if Mr. Sukhvinder opts for presumptive taxation scheme, his income from the business of flying goods carriages would be 1372,500. Adding his other income of 70,000 to this, the total income would be 1442,500. On the other hand, if Mr. Sukhvinder opts for normal scheme, his total income would be 5,15,000 rupees. ठीक है, लेकिन ये लोअर प्रॉफिट्स को क्लेम कर सकता है अगर ये अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करे और उसका ऑडिट करवा दे तो। ठीक, यहां देखो सेक्शन 40B, इंटरेस्ट रेम्यूनरेशन बाय फर्म या LLP टू पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स अपने प्रॉफिट्स को इंटरेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, इंटरेस्ट या रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, तो रेम्यूनरेशन किसको अलाउड होगा, सिर्फ वर्किंग पार्टनर को अलाउड होगा। इंटरेस्ट किसी को भी अलाउड हो जाएगा, वर्किंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, सबको हो जाएगा। ठीक है, remuneration must be authorized by the partnership deed and it should be paid according to the terms of the partnership deed. Remuneration should not relate to a period prior to the partnership deed, that is partnership deed cannot be amended only to provide remuneration retrospectively. तो partnership deed के समय पर ही जो remuneration दी जा रही है उसी का आपको डिडक्शन मिलेगा। कितना, और पहले 3 लाख रुपए ऑफ द बुक प्रॉफिट, तो इसके लिए रेम्यूनरेशन के लिए आपको बुक प्रॉफिट निकालना होता है। बुक प्रॉफिट का सिंपल मतलब है प्रॉफिट एक्सेप्ट द डिडक्शन ऑफ रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। ठीक है, P&L बनाओ, नॉर्मल P&L, आप सैलरी टू पार्टनर को भी P&L में डेबिट करोगे। अब इसमें क्लास 12th वाली अकाउंटिंग नहीं घुसानी हमें कि नहीं सर सैलरी टू पार्टनर तो P&L अप्रोप्रिएशन में जाता था। ठीक है, वो 12th की अकाउंटिंग थी, राइट। यहां पर टैक्सेशन के हिसाब से अकाउंटिंग कर रहे हो आप, तो टैक्सेशन के हिसाब से जो इंटरेस्ट टू फर्म, इंटरेस्ट टू पार्टनर्स दे रही है फर्म, वो भी फर्म के लिए खर्चा है, P&L में जाएगा, राइट। तो उस जो रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स है, सैलरी टू पार्टनर्स है, वो भी खर्चा है, P&L में जाएगा। सैलरी टू पार्टनर्स माइनस करने से पहले जितना भी प्रॉफिट आएगा दैट इज बेसिकली योर बुक प्रॉफिट। उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट 3 लाख और बैलेंस। पहले 3 लाख रुपए पर हायर ऑफ द फॉलोइंग विल बी अलाउड एज डिडक्शन, 1,50,000 या 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट, और बैलेंस पर 60% ऑफ द बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट इज बेसिकली प्रॉफिट जस्ट बिफोर पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। तो बुक प्रॉफिट में क्या आता है, नेट प्रॉफिट एज पर PGBP, इसमें आप ऐड कर देते हो रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स अगर कुछ डेबिट किया हुआ है तो, और इसमें से डेप्रिसिएशन वगैरह माइनस कर देते हो, करंट और अनअब्सॉर्ब सारा, ये आपका बुक प्रॉफिट आ जाता है। इंटरेस्ट टू अ पार्टनर बीट ऑन लोन और कैपिटल और फॉर एनी अदर थिंग शुड नॉट एक्सीड 12%। तो इंटरेस्ट आपको 12% से ज्यादा देना ही नहीं है, चाहे पार्टनरशिप डीड चिल्ला चिल्ला के बोलती रहे कि अरे 50% अलाउड है। इनकम टैक्स ने कहा 12% से ज्यादा का अलाउड नहीं होगा। अब देखो ये वाला पॉइंट है कि अगर इंडिविजुअल पार्टनर ने, अगर कोई इंडिविजुअल है वो फर्म में पार्टनर है इंडिविजुअल कैपेसिटी में, मतलब मैं निशांत कुमार के नाम से फर्म में पार्टनर हूं, ठीक है, और मैं लोन दे रहा हूं रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में, लोन दे रहा हूं रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में, मतलब मैं किसी और से मांग कर आपको लोन दे रहा हूं, लेकिन वो लोन का रिप्रेजेंटेटिव मैं हूं, मतलब मैं बोल रहा हूं कि नहीं नहीं मैं ही दे रहा हूं, ठीक है, बट पता है कि मैं किसी और से मांग कर दे रहा हूं। ठीक है, तो ये जो लोन पर इंटरेस्ट जा रहा है ये देने में तो मेरे को आएगा, लेकिन एक्चुअल में तो ये किसी और को जाएगा ना। तो यहां पर 12% की लिमिट अलाउड नहीं होगी, मतलब यहां पर 12% की लिमिट नहीं लगेगी, यहां पर कितना भी आप दोगे तो अलाउड है।
सिमिलरली अगर मैं पार्टनर हूं रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में, मतलब मैं सिर्फ नाम का पार्टनर हूं, एक्चुअल कोई और बंदा काम कर रहा है, लेकिन मैं सिर्फ नाम का पार्टनर हूं, सिर्फ नाम दिखाने के लिए कि हाँ निशांत कुमार पार्टनर है, राइट। लेकिन लोन मैं दे रहा हूं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, ठीक है। मैं सिर्फ नाम का पार्टनर हूं, मैं सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में पार्टनर हूं, पर मैं लोन दे रहा हूं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी पर, तो एक्चुअल सेंस में तो पार्टनर से लोन नहीं आया ना, एक्चुअल सेंस में तो किसी और बंदे से लोन आया, मैं तो सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा हूं एज अ पार्टनर, आई एम नॉट द एक्चुअल पार्टनर। तो यहां पर भी अगर इंटरेस्ट 12% से ऊपर का भी फर्म देगी तो उसको उसका डिडक्शन मिल जाएगा। अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन अलाउएबल टू द फर्म इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द पार्टनर अंडर पीजीपीपी। तो फर्म के हाथ में जितना रेम्यूनरेशन अलाउड होगा वो पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन डिसअलाउड या टैक्सेबल टू द फर्म इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ द पार्टनर। सिंपल। A firm has paid 7,50,000 rupees as remuneration to the partners for the previous year 22-23 in accordance with the partnership deed and it has a book profit of 10 lakh rupees. What is the remuneration allowable as deduction? तो firm को कितना remuneration allow होगा? 10 लाख का 10 लाख बुक प्रॉफिट है, तो आप इसमें पहले क्या करो, आप 10 लाख के बुक प्रॉफिट को आपको क्या करना पड़ेगा, 10 लाख के बुक प्रॉफिट को पहले आपको 3 लाख और बचे हुए 7 लाख में डिवाइड करना होगा। तो ये रहा पहला 3 लाख और ये रहा बाकी का 7 लाख, ठीक है। अब इस 3 लाख पर आप देखो, या तो 1,50,000 या तो 90% ऑफ 3 lakhs यानी 2,70,000 रुपीज, विच एवर इज हायर, तो ऑब्वियसली दिस इज हायर, और इस पर 60% ऑफ 7 लाख रुपीज, ये आ गया आपका 4,20,000। तो अलाउएबल कितना होगा, 270 प्लस 420, ठीक है, यानी 690 अलाउएबल हो जाएगा, 690 अलाउएबल हो जाएगा। क्वेश्चन 26 देखो, Rao and Jain, a partnership firm consisting of 2 partners, reports a net profit of 7 lakh rupees before deduction of the following items: salary of 20,000 rupees each per month payable to 2 working partners of the firm as authorized by the deeds of the partnership, ठीक है। Depreciation on plant and machinery under section 32 computed 150. Interest on capital at 15% per annum as per the deed of the partnership. Amount of capital eligible for interest is 5 lakh rupees. ठीक। Compute the book profit of the firm and allowable working partner salary for the assessment year 23-24 as per section 40B. देखो, अब यहां पर बुक प्रॉफिट हमें निकालना है, तो बुक प्रॉफिट में आएगा क्या, बुक प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन सैलरी एंड इंटरेस्ट, ये 7 लाख रुपीस आ गया। इसमें लेस करोगे डेप्रिसिएशन 32 का, ये 1,50,000 का डेप्रिसिएशन कंप्यूटेड आ गया, और इंटरेस्ट अलाउ कितना होगा, 12% होगा, तो 5 लाख का 12% आप माइनस कर दोगे 60,000, ये आपने माइनस किया, ये आपके आए बुक प्रॉफिट्स, ठीक है। अब सैलरी आप एक्चुअली पे कितना कर रहे हो, 20,000 रुपीज पर मंथ पे कर रहे हो इंटू 12 फॉर 2 पार्टनर्स, यानी 4,80,000 रुपीज की आप सैलरी पे कर रहे हो, ठीक है। अब वर्किंग पार्टनर्स की सैलरी 4,80,000 रुपीज तो माइनस करने के लिए अलाउड होगी नहीं, या हो भी सकती है, लेकिन मैक्सिमम लिमिट क्या है, 4,90,000 को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, फर्स्ट 3 लाख और उसके बाद बचा हुआ 190, 3 लाख का 150 या फिर 90% ऑफ 3 लाख यानी 270, तो 270 प्लस 60% ऑफ 190, ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखो, पहले 3 लाख पर 150 और 90 और बैलेंस पर 60%, तो पहले 3 लाख पर 270 आ गया और फिर 1,90,000 पर 60% आ गया विच इज 114, तो 384 अलाउड हो जाएगा, 384 अलाउड हो जाएगा, ठीक है। स्पेक्युलेटिव बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है जो जुए वाला बिजनेस होता है, जो एक सट्टा बाजारी वाला बिजनेस होता है, सट्टे वाला बिजनेस होता है, ठीक है। इसको सोफिस्टिकेटेड टर्म्स में पता है कैसे बोला जा रहा है, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह होती है, तो वो स्पेक्युलेटिव बिजनेस होता है। अगर मेरे को शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करना है जिसको मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, तो दैट इज नॉट स्पेक्युलेशन। लेकिन कई सारे लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह थोड़ा अपना एनालिसिस करते हैं और ये सोचते हैं कि शाम तक इस शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा, तो सुबह बाय ऑर्डर प्लेस कर लेते हैं, मतलब सुबह खरीद लेते हैं और शाम को बेच देते हैं, ठीक है। तो एक दिन में जो भी स्प्रेड होता है उस पर वो पैसा कमाते हैं, ठीक। अब इसको बोला कैसे गया है, देखो, जब भी आप शेयर बाजार में शेयर को खरीदते हो ना, तो वो उसकी एक्चुअल डिलीवरी आपके पास एक दिन बाद आती है, ठीक है। आपने अगर आज ऑर्डर प्लेस किया तो यू विल एक्चुअली गेट द शेयर्स क्रेडिटेड इन योर डीमैट अकाउंट द नेक्स्ट डे, राइट। तो यहां पर ये बोला गया, ऐसे ट्रांजैक्शंस जिनमें सेटलमेंट डिलीवरी से नहीं हो रहा है वो स्पेक्युलेटिव बिजनेसेस होते हैं, ठीक है। मतलब अगर मैंने शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया तो मेरे पास शेयर्स की डिलीवरी आ गई ना अगले दिन,
तो ये ट्रांजैक्शन सेटल कैसे हुआ? डिलीवरी से हुआ। लेकिन ऐसे ट्रांजैक्शन, मान लो मुझे डिलीवरी चाहिए नहीं, मैंने सेटलमेंट उसी दिन कर लिया, मैं सुबह खरीदा शाम को बेच दिया, तो मैंने सेटल कर लिया ट्रांजैक्शन, ठीक है, लेकिन डिलीवरी नहीं आई मेरे पास, ठीक है, सुबह 10 रुपए का भाव था, मैंने खरीद लिया, शाम को 12 रुपए का भाव हुआ, मैंने बेच दिया, 2 रुपए का प्रॉफिट मैंने कमा लिया एक दिन में, मेरे पास शेयर्स आए नहीं, लेकिन फिर भी मैंने इन शेयर्स पर 2 रुपए प्रॉफिट कमा लिया। तो ऐसों को स्पेक्युलेटिव बिजनेस कहा जाता है। इवन दो ये पीजीबीपी इनकम में आते हैं, लेकिन इनको अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, इनको अलग रखा जाता है, ठीक है, इनको अलग रखा जाता है। पीजीबीपी हेड में आते हैं, लेकिन इसको ऐसे देखा जाता है, भाई यार तू यार हमारा नाम खराब कर रहा है। इफ एन एसएससी कैरीज ऑन स्पेक्युलेटिव बिजनेस, that business of the SSE must be deemed as distinct and separate from any other business. This becomes necessary because losses in speculation business cannot be set off against the profit of any business other than speculation business. तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर speculation business में आपको लॉस है, ठीक है, तो वो किसी और बिजनेस के प्रॉफिट के अगेंस्ट में सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। जैसे स्पेसिफाइड बिजनेस के बारे में हमने बात की थी कि अगर स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है तो वो किसी और बिजनेस के प्रॉफिट के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। उसके प्रॉफिट को आप किसी और स्पेसिफाइड बिजनेस के अगेंस्ट ही सेट ऑफ कर सकते हो, उसके लॉस को आप किसी और स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट के अगेंस्ट ही सेट ऑफ कर सकते हो। उसी तरह से जो स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस होता है वो किसी और बिजनेस के प्रॉफिट के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं किया जा सकता, वो भी किसी स्पेक्युलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट के अगेंस्ट ही सेट ऑफ किया जा सकता है। स्पेसिफाइड बिजनेस में हमने एक और चीज पढ़ी थी कि अगर मान लो कोई लॉस सेट ऑफ आप नहीं कर पाए तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो इनडेफिनेटली, लेकिन यहां पर कैरी फॉरवर्ड सिर्फ 4 साल के लिए कर सकते हो, ठीक। A loss in speculation business carried forward to subsequent year cannot be set off only against the profits and gains of any speculative business. Can be set off only against the profit and gains of any speculative business in the subsequent year. Therefore, profits and losses resulting from speculative transaction must be treated as separate and distinct from profits and gains from business of profession for any other business. So आपने ये देखा, हम लोगों ने देखा था 35 AD वाले जो बिजनेसेस हैं उनको भी अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, लेकिन उनको रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाता है, ठीक है। वो 14 बिजनेस जो देश की भलाई के लिए कर रहे हैं, ये स्पेक्युलेटिव बिजनेस को भी अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, लेकिन इसको भद्दी नजर से देखा जाता है, ठीक है। मतलब उनको तो मिला फैंसी वाला रूम, तीनों एक ही होटल में, मतलब ये दोनों जो है वो पीजीबीपी वाले होटल में, ठीक है। स्पेसिफाइड एडी को मिला फैंसी स्वीट, डीलक्स स्वीट, और स्पेक्युलेटिव बिजनेस को सर्वेंट क्वार्टर्स, ठीक है, इस टाइप का है। मीनिंग ऑफ स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन या आपने आप पढ़ लेना, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन इसको याद रखना कि कोई एक ऐसी कंपनी है जैसे ग्रो है, जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, इनका तो काम ही है ना शेयर्स में खरीदना बेचना, और इनका तो काम ही है, तो इनके लिए ये शेयर्स में खरीदना बेचने वाला जो बिजनेस होता है, इनके लिए दिस इज नॉट अ स्पेक्युलेटिव बिजनेस, इनके लिए दिस इज अ नॉर्मल बिजनेस, ठीक है। और हां, ये वाले पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये 5 पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने, ठीक है। इन 5 पॉइंट्स को स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस नहीं माना जाता, ये आपको अभी समझ में नहीं आएंगे, ये आप सीए फाइनल में जब एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ोगे तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि ये होती क्या क्या है। तो अभी आप फिलहाल के लिए इनको सिर्फ याद कर लो, ये 5 ट्रांजैक्शन स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस नहीं माने जाते हैं, ठीक। मेथड ऑफ अकाउंटिंग, तो फॉर कंप्यूटिंग पीजीबीपी एंड आईएफओएस असेसी कैन फॉलो आइदर कैश और अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, कन्वर्जन ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट, ठीक है। स्टॉक एंड ट्रेड का कैपिटल एसेट बड़ा सिंपल सा है। Nishtan Limited is engaged in the business of share trading. It had bought some shares in previous year 17-18 costing 20 lakh rupees. ठीक है, मैं बिजनेस में हूं, मैंने स्टॉक्स खरीदे 20 लाख रुपए के। These shares were kept as stock in trade. In the previous year 21-22, these shares were converted into capital asset. Fair market value of these shares on the date of conversion was 30 lakh rupees. तो previous year 21-22 में मेरी PGBP इनकम कितनी आ जाएगी? 30 lakhs minus 20 lakhs यानी 10 लाख रुपीस की इनकम आ जाएगी। और प्रीवियस ईयर 21-22 में ही, मतलब जो ये कैपिटल एसेट बन गया, कैपिटल एसेट के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या आ गई? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गई 30 lakhs. These shares were ultimately sold for 45 lakh rupees in the previous year 22-23. तो एक साल के अंदर अंदर बेच दिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हो जाएगा। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विल बी 45 lakhs, ठीक है। तो कैपिटल गेन हो जाएगा आपका 45 lakhs माइनस 30 lakhs, ये आ जाएगा 15 lakhs, ठीक। What is the amount taxable under the head PGBP and capital gains? तो PGBP में 10 lakhs और इसमें 15 lakhs, PGBP में 10 lakhs और इसमें 15 lakhs, ठीक है। लास्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया है एग्रीकल्चरल इनकम का। तो देखो, एग्रीकल्चरल इनकम जो होती है वो एग्जेम्प्ट होती है, एग्रीकल्चरल इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है। लेकिन एग्रीकल्चरल इनकम में कुछ कुछ चीजें, मतलब कुछ कुछ चीजें होती हैं, राइट। कुछ ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जिसमें थोड़ा सा पोर्शन एग्रीकल्चरल इनकम मान लिया जाता है, थोड़ा सा पोर्शन नहीं माना जाता है। तो वो सारी चीजें हम लोग यहां पर देखेंगे। पहली बात, एग्रीकल्चरल इनकम होती क्या है? तो या तो ये, या तो ये, या तो ये,
ठीक है, तीन तरह से एग्रीकल्चरल इनकम आती है। पहली चीज, इट मे बी रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। ठीक है, आपने एक एग्रीकल्चरल जमीन रख रखी है, उससे आप रेंट ले रहे हो या उससे आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, ये आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है। इट मे बी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच लैंड, अगर ऐसी जमीन को आपने एग्रीकल्चर के लिए यूज किया है, या परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोसेस ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड बाय कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड टू रेंडर द प्रोड्यूस फिट टू बी टेकन टू द मार्केट। ठीक है, मतलब प्राइमरी ट्रीटमेंट उस पर किया है कि यार कल्टीवेशन जो भी निकला है, उसका जो भी प्रोडक्ट निकला है, जो भी प्रोड्यूस निकला है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस निकला है, उस पर आपने कुछ कुछ ऐसी ही प्रोसेसिंग की जिससे एटलीस्ट वो प्राइमरी मार्केट में हम उसको बेच पाए। The sale by the cultivator or receiver of rent in kind of such agricultural produce raised or received by him, in respect of which no process has been performed other than a process of the nature mentioned in point mentioned above. ठीक है, मतलब बेसिक प्राइमरी प्रोसेसिंग करनी है आपको, उसके अलावा की प्रोसेसिंग नहीं करनी है। तो उसको भी, जो भी आपने बेचा, उससे आपको जो भी प्रॉफिट मिला वो एग्रीकल्चरल इनकम हो जाएगा। लास्टली, एग्रीकल्चरल इनकम मे बी डिराइव्ड फ्रॉम एनी फार्म बिल्डिंग रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस। अगर आपके पास कोई एग्रीकल्चरल लैंड है और उसके आसपास आपने कोई बिल्डिंग बना रखी है कि जो भी यहां से उत्पन्न होगी चीजें वो उस जाकर बिल्डिंग में स्टोर हो जाएंगी, तो उस बिल्डिंग से जो भी पैसा आएगा वो भी एग्रीकल्चरल इनकम हो जाएगी। क्वेश्चन देखो, Mr. Kamal grows paddy and uses the same for the purpose of manufacturing of rice in his own rice mill. ठीक है, पैडी उगाता है, मतलब धान उगाता है, और खुद अपनी ही चावल की मिल में उसमें से पैडी में से चावल निकाल देता है। The cost of cultivation of 40% of paddy produce is 7 lakh rupees, which is sold for 15 lakh rupees. अच्छा, अगर धान निकालकर खुद ही बेच दिया तो मतलब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस उठाया और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बेच दिया, पूरी की पूरी एग्रीकल्चरल इनकम आ गई, राइट? And the cost of cultivation of the balance 60% of the paddy is 12 lakh rupees and the market value of such paddy is 24 lakh rupees. Balance 60% of the paddy की cost of cultivation 12 lakh rupees है और market value अभी इसकी 24 lakh rupees है। To manufacture the rice, he incurred 2 lakh rupees in the manufacturing process of the balance 60% of the paddy. अब ये जो 60% of the paddy है जिसकी cost of cultivation 12 lakh rupees है, ठीक है, इसको इसने मार्केट में नहीं बेचा, लेकिन इसने इसको अपनी ही राइस मिल में यूज कर लिया इसमें से राइस बनाने के लिए। तो अब देखो, इसने इसको अपनी राइस मिल में यूज किया, तो अब आपको क्या करना होगा, एग्रीकल्चरल वाला डिपार्टमेंट एक अलग मानना होगा और राइस मिल वाला डिपार्टमेंट एक अलग मानना होगा। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि ये 12 लाख की जो पैडी है ये इसने एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट से ट्रांसफर कर दी राइस मिल वाले डिपार्टमेंट पे। हां, अगर मान लो ये मार्केट में बेचता है तो इसको 24 लाख रुपीस मिलता। हाँ, तो अभी हम मान लेंगे कि ये 24 लाख रुपीस में बिकी है और 24 माइनस 12 यानी 12 lakhs विल बी कंसिडर्ड टू बी द एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल इनकम टोटल कितनी आई? पहली बात तो 15 माइनस 7 यानी 8 लाख रुपीस की एग्रीकल्चरल इनकम आ गई। फिर ये जो 12 लाख रुपीस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन था बैलेंस 60% का, इसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी? 24 लाख रुपीस। अगर मार्केट में बेचता तो 24 लाख रुपीस में बिकती, तो 24 माइनस 12 यानी 12 लाख रुपीस विल बी द एग्रीकल्चरल इनकम। ये आ गई आपकी 20 लाख रुपीस एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है, अब इसने यही वाली जो पैडी है ये अपने राइस मिल में यूज की। अब सुनो, मान लो इसकी पैडी नहीं होती तो राइस मिल में यूज करने के लिए ये वाली पैडी मार्केट से खरीदनी पड़ती। मार्केट से कितने रुपए की मिलती? 24 लाख रुपीस की मिलती। तो अब दिस विल बी द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ राइस। समझ रहे हो बात को? ये 24 लाख रुपए को भी कॉस्ट मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि अगर ये अपनी खेती नहीं होती, अपने घर की खेती नहीं होती, तो बाजार से खरीदनी पड़ती ना। ठीक है, वो तो घर की खेती है तो इसलिए आपने ले ली, अदरवाइज कंसिडर इट टू बी अ कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो कॉस्ट में क्या क्या आया? कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में आपका 24 लाख आया और 2 लाख रुपीस आपका और आ गया, 2 लाख रुपीस और आ गया। In the manufacturing process of the balance 60% of the paddy, the rice was sold for 30 लाख रुपीस। ठीक है, और सेलिंग प्राइस हो गया 30 लाख रुपीस। तो 30 में से आप 24 माइनस करो, आप 2 माइनस करो, कितना आता है? 4 लाख रुपीस आता है। दिस विल बी योर बिजनेस इनकम। क्या आपने पैडी को राइस में कन्वर्ट किया, आपने उसको बेच दिया, दिस विल बी योर बिजनेस इनकम। ठीक है, तो 8 लाख रुपीस एग्रीकल्चरल इनकम, ये 12 लाख रुपीस एग्रीकल्चरल इनकम। बिजनेस इनकम में 30 लाख में से आपने 24 को माइनस किया क्योंकि दिस वाज अ मार्केट वैल्यू ऑफ द पैडी। आपने 2 लाख रुपीस माइनस किया, दिस वाज अ कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एंड 4 लाख रुपीस विल बी योर बिजनेस इनकम। ठीक, अब कुछ कुछ चीजों में कितना बिजनेस इनकम माना जाएगा, कितना एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा, उसके लिए रूल्स दिए हुए हैं। ठीक है, 3 चीजें हैं, चाय, कॉफी, रबर। 3 चीजें, चाय, कॉफी और रबर। ठीक है, अब यहां पर इसको ये मानना आप कि मैक्सिमम परसेंट, ज्यादा परसेंट जो है वो एग्रीकल्चरल होगा, कम परसेंट वाला जो है वो बिजनेस होगा। ठीक है,
ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर, अगर आप सिर्फ रबर की ग्रोइंग या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो 65% एग्रीकल्चरल, 35% बिजनेस. इफ यू आर ग्रोइंग एंड क्योरिंग कॉफी, 75% एग्रीकल्चरल, 25% बिजनेस. अगर आप कॉफी की ग्रोइंग और क्योरिंग के साथ साथ रोस्टिंग और ग्राउंडिंग भी कर रहे हो तो 60% एग्रीकल्चरल एंड 40% बिजनेस. और ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी अगर है तो 60% एग्रीकल्चरल एंड 40% बिजनेस. ठीक है. दूसरी बात, इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सैपलिंग्स और सीडलिंग्स ग्रोन इन अ नर्सरी वुड बी डीम्ड टू बी एग्रीकल्चरल इनकम वेदर और नॉट द बेसिक ऑपरेशंस वर कैरीड ऑन लैंड. बस इतना ही था. इसके बाद एग्रीकल्चरल इनकम में बस एक छोटा सा पॉइंट और बचेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे. ठीक है. तो अभी यहां पर क्या हुआ कि चाय कॉफी रबर, ठीक है, आप एग्रीकल्चरल इनकम मान के चलो. चाय कॉफी रबर, ठीक है. तो चाय कॉफी रबर में आपका क्या आ गया, 60 और ये 65. आप इसको ऐसे मान के चलो. ठीक है. 60 60 65 सिंपल याद करने का तरीका आपको बता रहा हूं. ठीक है. लेकिन कॉफी में 75% भी एग्रीकल्चरल इनकम मानी जा सकती है. अगर कॉफी में 75% एग्रीकल्चरल इनकम मानी जा रही है मतलब इसमें प्रोसेसिंग कम हुई है ना. अगर प्रोसेसिंग कम हुई है तो मतलब दिस इज ओनली ग्रोन एंड क्योर्ड. और अगर कम परसेंटेज एग्रीकल्चरल इनकम मानी जा रही है तो इसमें प्रोसेसिंग ज्यादा हुई है. तो ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड, ग्राउंडेड. ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड, ग्राउंडेड. ठीक है. तो 60 60 65 चाय कॉफी रबर, TCR. ठीक है. 60 60 65 60 60 65. ठीक है. जो भी बैलेंस होगा वो आपकी बिजनेस इनकम हो जाएगी. चाय में तो कोई पंगा ही नहीं है, रबर में कोई पंगा ही नहीं है, पंगा कॉफी का है. तो पंगा कॉफी में 60% तो है ही, 75% भी हो सकती है. 75% तब होगी अगर ऑपरेशंस कम होंगे ना. जाहिर सी बात है ना, ज्यादा परसेंट एग्रीकल्चरल इनकम तभी तो होगा ना अगर उसमें प्रोसेसिंग कम होगी. तो प्रोसेसिंग कम मतलब सिर्फ ग्रोइंग और क्योरिंग अगर है तो 75% एग्रीकल्चरल. अगर ग्रोइंग क्योरिंग के साथ साथ रोस्टिंग ग्राउंडिंग भी है तो 60% एग्रीकल्चर. ठीक. दूसरी बात, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो अगर नर्सरी में ग्रो किए जाते हैं. नर्सरी क्या होती है, नर्सरी मतलब जहां पर पेड़ पौधे बिकते हैं, छोटे छोटे पौधे वगैरह बिकते हैं, तो वहीं पर पौधे उगाए भी जाते हैं, उसको भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी मानी जाती है. ठीक है. उसको भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी मानी जाती है, भले ही उसमें एक्चुअल जमीन पर कोई काम ना हुआ, गमले में लेकर आपने पौधा उगा दिया, वो भी आपकी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी मानी जाएगी. ठीक. Miss Vivitha, a resident and ordinarily resident in India, has derived the following income from various operations relating to plantations and estates owned by her during the previous year ended 31st March 23. Income from sale of centrifuged latex processed from rubber plants grown in Darjeeling. दार्जिलिंग तो इंडिया में आता है. 3 लाख रुपीस रबर से आपकी इनकम है. तो 3 लाख रुपीस का 65% एग्रीकल्चर हो जाएगा और 35% बिजनेस हो जाएगा. तो 35% बिजनेस इनकम, 3 लाख का 35% बिजनेस, रिमेनिंग एग्रीकल्चरल. ठीक. उसके बाद इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड इन यरकॉड, तमिलनाडु. तमिलनाडु इंडिया का पार्ट है. तो ग्रोन एंड क्योर्ड, ग्रोइंग एंड क्योरिंग में 75% एग्रीकल्चरल, 25% बिजनेस. तो 1 लाख रुपीस का 25% विल बी बिजनेस, 75% 75,000 एग्रीकल्चरल. इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड एंड ग्राउंडेड इन कोलंबो. ओ माय गॉड, कोलंबो, श्रीलंका में अगर तुम कर रहे हो 100% बिजनेस, पूरा का पूरा बिजनेस. अगर इंडिया में होता तो 60%, तो अगर इंडिया में होता तो 60% एग्रीकल्चर और ओनली 40% बिजनेस. इवन दो सेल कंसिडरेशन वाज रिसीव्ड एट चेन्नई, इट्स इमटेरियल. ठीक है. एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस तो आप बाहर कर रहे हो ना. इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर्ड इन शिमला. तो चाय का क्या, 60% एग्रीकल्चरल, 40% आपका बिजनेस. तो 40% ऑफ दिस इज बिजनेस, बचा हुआ एग्रीकल्चरल. उसके बाद इनकम फ्रॉम सैपलिंग एंड सीडलिंग ग्रोन इन अ नर्सरी एट कोचीन. बेसिक ऑपरेशंस वर नॉट कैरिड आउट बाय हर ऑन लैंड. कोई फर्क नहीं पड़ता, पौधे अगर आपने गमले में भी उगाए तब भी आपका ये इनकम मान ली जाएगी. 80,000, 100% एग्रीकल्चरल, यानी 0% बिजनेस, 100% एग्रीकल्चरल. ये वाली इनकम आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी और ये जो बिजनेस इनकम है ये आपकी टैक्सेबल हो जाएगी. ठीक है. लास्ट पॉइंट यहां पर आता है, पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम विद नॉन एग्रीकल्चरल इनकम. यहां पर क्या बात हो रही है, यहां पर आपकी जो एग्रीकल्चरल इनकम है वो तो टैक्स फ्री है ही, लेकिन यहां पर चालाकी से सरकार क्या कर रही है, यहां पर चालाकी से जो आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है ना उसको हायर स्लैब में पुश कर दे रही है. ठीक है. यहां आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है, देखो वैसे तो एग्रीकल्चरल इनकम आपकी एग्जेम्प्ट है, ठीक है, लेकिन यहां पर सरकार ने क्या किया, एक चालाकी की और जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है ना उसको हायर स्लैब रेट पर पुश कर दिया. ठीक है. कैसे पुश किया अभी आओ देखते हैं. If 3 conditions are satisfied, agricultural income shall be partially integrated with non-agricultural income. Conditions क्या क्या है? Assessee should be individual, HUF, AOP, BOI, AJP.
net agricultural income exceeds 5,000 rupees per annum and non-agricultural income exceeds the basic exemption limit relevant to the SSC. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा होनी चाहिए. कैलकुलेशन इन सच केसेस इज डन एज फॉलोज. ऐसे समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन के थ्रू ही आपको समझ में आएगा. मिस्टर एक्स अ रेजिडेंट हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23. देखो, सैलरी की इनकम आपकी आ गई है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई है, एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम लैंड इन जयपुर आ गई है, एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर अर्निंग एग्रीकल्चरल इनकम आ गई है. तो एग्रीकल्चरल इनकम टैक्सेबल कितनी होगी? 480 माइनस 170. ठीक है, तो नेट एग्रीकल्चरल इनकम आपकी 480 माइनस 170 होगी ना. ठीक है, और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम कितनी है? नॉन एग्रीकल्चरल इनकम हो गई 280 प्लस 250. ठीक है, compute his tax liability for assessment year 23-24 assuming his age is 45 years and 70 years. So पहले 45 years का करते हैं. ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरी आ गई, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई, नेट एग्रीकल्चरल इनकम ये 480 माइनस 170 3,10,000 और ये एग्जेम्प्ट है, तो एग्जेम्प्ट करने के बाद ये आ गया, तो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम ये आ गई, डिडक्शंस कुछ थे नहीं, आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम आ गई 530. ठीक है, एग्रीकल्चरल इनकम 310 है और नॉन एग्रीकल्चरल टैक्सेबल इनकम 530 है. ठीक, अब आप यहां पर टोटल इनकम पर टैक्स लायबिलिटी निकालोगे इंक्लूडिंग एग्रीकल्चरल इनकम. एक सेकंड के लिए मान लो कि एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट नहीं है, तो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम आई 530 और एग्रीकल्चरल इनकम आई 310. टोटल इनकम आ गई ये, टैक्स लायबिलिटी आपकी आ गई है. अब आप टैक्स लायबिलिटी निकालो ऑन एग्रीकल्चरल इनकम प्लस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट. ठीक है, अब आप टैक्स लायबिलिटी निकालो ऑन एग्रीकल्चरल इनकम प्लस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट. तो एग्रीकल्चरल इनकम आई है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट आई है, टैक्स लायबिलिटी आ गई है. ठीक है, अब आप इन दोनों का डिफरेंस करो, ये 56,000 विल बी योर टैक्स पेएबल. 56,000 रुपीज विल बी योर टैक्स पेएबल. अगर हमने एग्रीकल्चरल इनकम को इंक्लूड करके टैक्स निकाला तो 80,500 आया, और अगर हमने बेसिक प्लस एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स निकाला तो 24,500 आया. ठीक है, सरकार पता है क्या कह रही है? सरकार कह रही है सुनो, एग्रीकल्चरल इनकम पर तो टैक्स नहीं लेना ना हमें, लेकिन अगर एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स वाली होती तो 24,500 पर तो 24,000 टैक्स आता, तो हमारा ये जो टोटल टैक्स है, मतलब एग्रीकल्चरल प्लस नॉन एग्रीकल्चरल वाला जो टैक्स है, इसमें से ये वाला टैक्स हम माइनस कर देते हैं, इतना ये तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी है, इस पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा दो. तो देख लो किस तरह से यहां पर बेसिक एग्जेम्पशन, जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है उसको बेसिक एग्जेम्पशन के ऊपर डाल दिया, उसको बेसिक एग्जेम्पशन के ऊपर डाल दिया. ठीक है, ये वाली चीज जो ऊपर डालने वाली बात समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, प्रोसेस याद कर लो, एग्जाम में आपको प्रोसेस से कैलकुलेशन करनी है. ठीक है, बाकी ये वाली चीज आपको मतलब धीरे धीरे समझ में आ जाएगी. बस ये वाले वर्ड्स याद रखना, धीरे धीरे ना आपको ऑटोमेटिकली किसी एक दिन स्ट्राइक करेगा, अच्छा हाँ इस वजह से ऊपर डाला गया. बाकी रेगुलर क्लासेस में तो मैं आपको प्रूव करके दिखाई देता हूं, अभी फास्ट ट्रैक है तो वी आर इन अ बिट ऑफ अ हरी. राइट, ये हो गया. तो बस टोटल टैक्स पेबल आपका ये आ जाएगा और इस पर आपको टैक्स देना है. सिमिलरली अगर एज 70 ईयर्स है तो फिर ये आपकी टैक्सेबल इनकम. ठीक है, उसके बाद ये आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, तो टैक्स लायबिलिटी पहले 3 लाख पर ऐसा हो जाएगा, 78,000 आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद एग्रीकल्चरल इनकम प्लस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट पर ये टैक्स लायबिलिटी आएगी, तो दिस माइनस दिस विल बी योर टैक्स लायबिलिटी. इस पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ा और ये आपका आंसर आ गया एंड वी आर डन विद पीजीबीपी. इसी के साथ हमारा पीजीबीपी का रिवीजन यहां पर कंप्लीट हो जाता है. आई सिंसियरली होप आप लोगों को मजा आया होगा. वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपको सेशन कैसा लगा. अब आप लोग नवंबर 23 के लिए मेरे इंडिविजुअल कोर्सेज भी परचेज कर सकते हो. कैसे, मैं आपको फटाफट से दिखा देता हूं. आप अनअकैडमी की वेबसाइट पर आओगे, लॉग इन करोगे, गोल सेलेक्ट करोगे सीए इंटरमीडिएट, यहां पर स्टोर के अंदर आकर आप देख सकते हो, यहां पर आपको मेरे इंडिविजुअल कोर्सेज दिख जाएंगे. ये आपको मेरे इंडिविजुअल कोर्सेज दिख जाएंगे नवंबर 23 के लिए, ये आप परचेज कर सकते हो. बाकी मई 24 वालों के लिए फुल फ्लेजेड सब्सक्रिप्शन प्लान लेना बेनिफिशियल होगा, तो आप यहां पर सब्सक्रिप्शन प्लान पर आकर अनअकैडमी प्लस पर यहां पर गेट प्लस पर क्लिक कर दोगे. ये आप यहां पर अगर मेरा कोड यूज करोगे निष्ठेन, अरे आजा भाई, अगर आप मेरा कोड यूज करोगे यहां निष्ठेन और अप्लाई करोगे तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि अभी 20% का चल रहा है. ठीक है, तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा. थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, आई विल सी यू गाइस टुमारो एट 9 PM. अपना ध्यान रखिए, बाय बाय.